ये जो टॉपिक आज मेरे को दिया था, एक तो फैक्ट एक्ट, प्रेम, पीएनएम, जेसीएम, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, फंक्शन ऑफ लेबर इंफॉर्मेशन ऑफिसर, आरटीआई, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लिम्स, एचआरएमएस, अर्पण, सीपी ग्राम, आईपास, ई ऑफिस। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड और ट्रेड यूनियन एक्ट। काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं आज अपने पास। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ नए सब्जेक्ट से चालू करें हम लोग, के बाद हम थोड़ा पुराना सब्जेक्ट करेंगे। पहला जो मैं ले रहा हूँ ऑनलाइन जो है, थोड़ा ब्रीफ पढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ये हमारा है, जो 5-6 सब्जेक्ट दिए थे, ये उसमें पहला है ई ऑफिस। ई ऑफिस के बारे में वैसे तो आजकल काफी लोग काम कर ही रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं जरा पढ़ के सुनाता हूँ। द ई ऑफिस एम्स टू सपोर्ट गवर्नेंस बाय ensuring इन मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट इंटर गवर्नमेंट प्रोसेस। मतलब ई ऑफिस का उद्देश्य अंतर सरकारी प्रक्रियाओं में अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाकर शासन का समर्थन करना। ये गवर्नमेंट और इंटर गवर्नमेंट जो भी एक्टिविटीज हैं हमारी, उसके अंदर को अधिक प्रभावी और ट्रांसपेरेंट बनाना, पारदर्शी बनाना। अभी तक ये था कि ये सब फाइलों में बंद रहता था, अंदर क्या हो रहा पता नहीं चलता था। अभी ई ऑफिस के थ्रू जो है इसको और इफेक्टिव बनाया गया है और ट्रांसपेरेंट लेके आए हैं इसमें। तो ई ऑफिस की जो भी इसकी दृष्टि है, सभी सरकारी कार्यालयों के को एक सरलीकृत, उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी कार्य प्रणाली को प्राप्त करना है। इसका जो मेन इंटेंशन यही है, इसका स्पिरिट यही है कि जो ऑफिस में जो काम है उसको सरलीकृत किया जाए, इजी करा जाए, कॉम्प्लिकेट ना रहे, और उसके प्रति जो भी स्टाफ जो डीलिंग करता है उसको रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। और ट्रांसपेरेंट जो सबसे मेन है, और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो ऑनलाइन हम बात कर रहे हैं हर चीज में, उसका आरटीआई ले लीजिए आप, लिम्स ले लीजिए, अभी इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एचआरएमएस ले लेंगे। तो जितना भी अभी इस टॉपिक में मैं बात करूंगा, इन सबका जो मेन जो उसमें है या उसके पीछे उद्देश्य है, ये है कि ट्रांसपेरेंट। अभी तक जो चीजें एक सर्टेन कुछ चंद चुनिंदा लोगों के बीच में रहती थी, उन्हीं का उसके ऊपर एकाधिकार हुआ करता था। कहीं ना कहीं कोई भी चीज गलत होती है तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, उसमें सुधार होता है, और अब लास्ट में यही हुआ है कि हर चीज को हम ऑनलाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लेके जा रहे हैं, ताकि वो चीज में पारदर्शिता आई जाए। तो ई ऑफिस भी उसी प्रकार का एक कंटिन्यूएशन में एक पार्ट है, जिसमें भी लाने के पीछे जैसे मैंने बताया था कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड इशू उसको इजी किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया है, प्रभावी रहा है, और पारदर्शी कार्य प्राप्त करना है। इसमें ओपन आर्किटेक्चर जिस पर ई ऑफिस बनाया गया, इसमें पुनः प्रयोज्य ढांचा और एक मानक पुनः प्रयोज्य उत्पाद बनाता है। इसको थोड़ा सा हिंदी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इंग्लिश ही हम पढ़ते हैं इसमें। द विजन ऑफ ई ऑफिस इज टू अचीव ए सिंप्लीफाइड, रेस्पॉन्सिव, इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट वर्किंग ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज। The open architecture on which eOffice has been built makes it reusable framework. Reusable framework है और एक standard reusable product amenable to replication across the government at the center, state and district level. The product brings together the independent functions and system under the single framework. तो ये इसकी जो बताया है कि मेन जो इसका रहा है कि जो इस सिस्टम है उसको इजी करने का रखा है इसमें, और उत्पादक एक ही ढांचे के तहत स्वतंत्र कार्यों प्रणाली को एक साथ लाता है। ई ऑफिस के होने से हमारे को क्या फायदे हैं? एनहांस ट्रांसपेरेंसी, फाइल कैन बी ट्रैक्ड एंड द स्टेटस इज नोन टू ऑल एट द टाइम। हम फाइल को ट्रैक कर सकते हैं और कहाँ है फाइल का स्टेटस हम जान सकते हैं। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, द अकाउंटेबिलिटी ऑफ क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग इज इजियर टू मॉनिटर। एश्योर डाटा स्क्रूटनी एंड डाटा इंटीग्रिटी, प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर री इंटरव्यूइंग एंड री इंजीनियरिंग द गवर्नमेंट। Promote innovation by releasing staff energy and time for unproductive procedure. Transform the government work culture and ethics. Promote greater collaboration in workplace and effective knowledge मैनेजमेंट। इसी को हिंदी में बताया गया है कि डेटा सुरक्षा, डेटा अखंडता सुनिश्चित करे, उत्तरदायित्व बढ़ाए, निर्णय लेने की गुणवत्ता है, गति की जिम्मेदारी की निगरानी करना आसान हो जाता है। कर्मचारी की ऊर्जा और समय को अनुत्पादक प्रक्रियाओं से मुक्त करके नवाचार को बढ़ावा देना।
सरकारी कार्य संस्कृति नेतृत्व को बढ़ावा बदलना, कार्यस्थल और प्रभावी ज्ञान प्रबंधन में अधिक सहयोग बढ़ाना है। तो ई ऑफिस का जो काम है मैंने जैसे बताया है कि सरलीकरण करना है, इजी करना है, प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करना है और एक्सेस हम कर सकें, फाइलों को टेस्ट कर जाए। कई बार आपने देखा होगा सरकारी तंत्र में फाइलें मिसप्लेस हो जाती है और फाइल पड़ी हुई है साइड में, ध्यान नहीं जा रहा था। ई ऑफिस के थ्रू फाइल को हम टिक कर सकते हैं, मूवमेंट बढ़ जाता है, स्पीडली काम होता है, डिसीजन मेकिंग भी जल्दी होता है इसके अंदर। ई ऑफिस में चूंकि फाइल पड़ी हुई है, मॉनिटर हो रहा है, तो आप स्पीड डिसीजन आप जल्दी देते हैं। तो मेन आपका जो है ई ऑफिस के ये सब आपके यूजेस हैं। नेक्स्ट है लिम्स। इसका फुल फॉर्म अगर हम पढ़ेंगे तो लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम in the line with Digital India mission and as a part of its mandate to conduct government litigation, the Department of Legal Affairs has in association with the National Information Center implemented the legal information management and briefing system। मतलब इसको जो हमारे हिंदुस्तान में जितने भी लीगल मतलब कानूनी जो मसले हैं, और ये आपको मालूम होगा कि इसमें बताया हुआ कि काफी हमारे पास डेटा 8.26 लाख कोर्ट केसेस पेंडिंग थे। तो ये कानूनी मसले जो भी कोर्ट केस थे, इनको भी जैसे मैंने आपको बताया ई ऑफिस कह रहा है कि ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक सिस्टमेटिक पद्धति से इसको हम ट्रैक करें, कहाँ पर फाइल है, किधर कितने क्या केसेस हैं, क्या उसका स्टेटस है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या है, उसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए ये नया सॉफ्टवेयर ऑनलाइन बनाया गया। तो ये बनाया है आपके डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स इन एसोसिएशन विद नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है ना, इन्होंने एक वेब पेज प्रोग्राम बनाया हुआ है, a web-based application to monitor government litigation in various court and tribunal in a proactive, transparent, and effective manner. It is an effort made by all ministry department in bringing all the litigation matter on the digital platform with a concerned effort from all the users. Ministry department LIMS as on date has a unified database of 8.26 lakhs court cases, 14,204 registered user and more than 21,000 एडवोकेट्स। ये पूरा एक बताया हुआ है कि जो लिम्स है वो क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो भी कोर्ट केसेस हैं सरकारी, उनको रजिस्टर किया जाता है और उसको पूरा लिम्स के थ्रू ही आज की तारीख में डील किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो एचआरएमएस, सभी जानते हैं आजकल पेमेंट वगैरह सब एचआरएमएस में बन रहा है हमारा, जो आप चेक करते हो। और 5 आपका पेन ऑनलाइन बन रहा है, आपका सेटलमेंट जो है आपका ऑनलाइन हो रहा है। उसके बाद भी बता दूं कि हमारे देश की भारतीय रेलवे एक बहुत बड़ा सरकारी सेक्टर है जो देश भर में लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करती है। लेकिन इतने बड़े सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के डाटा का प्रबंधन करना अपने आप में बड़ी चुनौती है, परंतु रेलवे ने समस्या का समाधान निकालते हुए ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म एचआरएमएस को लॉन्च किया है। एचआरएस मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। इस एचएमएस पोर्टल के माध्यम से रेल कर्मचारी ऑनलाइन माध्यम से अपने महीना और वेतन का विवरण, वार्षिक रिपोर्ट, जीपीएफ खाता आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं। एचआरएमएस की इस सेवा को लाभ लेने के लिए एचआरएमएस की जो पोर्टल है HRMS.indianrail.gov.in पर जाकर लॉगिन करना पड़ेगा। एचआरएमएस एक रेलवे विभाग द्वारा विकसित ई प्लेटफॉर्म है। एचआरएमएस वेब पोर्टल के माध्यम से भारतीय रेल के कर्मचारियों से संबंधित प्रमोशन, पोस्टिंग, ट्रांसफर, ट्रेनिंग, लीव, सेटलमेंट आदि का डाटा सेव सुरक्षित रहा रहता है। रेलवे कर्मचारी पोर्टल की सहायता से छुट्टी, पीएफ के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल कर्मचारी के परिवार के सदस्य सैलरी, जीपे अकाउंट, एपीआर रिपोर्ट, सुविधा पास आदि की जानकारी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और ये जो विशेषता है वो बताइए, एचआरएमएस पोर्टल पर सभी रेल कर्मचारी ऑनलाइन माध्यम से लॉगिन कर कर्मचारी का रिकॉर्ड की जानकारी, सूचना देख प्राप्त कर सकते हैं। एचआरएमएस पोर्टल पर रेल कर्मचारी घर बैठे ऑनलाइन कंप्यूटर, मोबाइल की मदद से छुट्टी और पीएफ एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। छुट्टी, पीएफ एडवांस के बारे में जान सकते हैं। रेलवे से रिटायर होने वाले कर्मचारी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से करा सकते हैं। पोर्टल की सेवा का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को किसी प्रकार की शुल्क या फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं। यह सुविधा पूरे भारतीय रेलवे के इंफॉर्मेशन टेक्निकल विभाग द्वारा चलाई जा रही है और निःशुल्क है। पोर्टल पर कर्मचारी की प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग आदि के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा एचआरएमएस है। आजकल मेरे ख्याल से एचआरएमएस
बताने की जरूरत नहीं, जितने पीएफ वगैरह हैं, सेटलमेंट सब इसी से ही काम हो रहा है। ट्रांसफर पोर्टल और अभी एचएमएस भी अंडर प्रोसेस है, पूरा इसका स्टार्ट नहीं हुआ। अभी आने वाले टाइम में ट्रांसफर पोर्टल इसमें आएगा कि ऑनलाइन ट्रांसफर की एप्लीकेशन इसके तरफ दी जाएगी। सीनियरिटी, कैडर मैनेजमेंट, काफी सारे जो अभी पोर्टफोलियो है अभी स्टार्ट होने बाकी है। आने वाले टाइम में एचआरएमएस को उनका इतना डेवलप करने का प्लान है कि ये जितना भी रेलवे का जितना भी स्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, जो स्थापना संबंधी जो विषय है, सारे के सारे विषय को एचएमएस के द्वारा ही डील किया जाएंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्टल है। उसके बाद आता है जो पोर्टल है वो अनुभव। द अनुभव पोर्टल was launched in March 15 at the behest of Honorable Prime Minister for retiring government official to leave a record of their experience while in government service. सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर सरकारी सेवा में रहते हुए अपने अनुभव को साझा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आदेश पर मार्च 2015 में अनुभव पोर्टल लॉन्च किया गया था। यह परिकल्पना की गई कि सेवानिवृत्तियों द्वारा अपने अनुभव को साझा करने की ये संस्कृति भविष्य में सुशासन और प्रशासनिक सुधारों की आधारशिला बनेगी। इन ऑर्डर टू एनकरेज सबमिशन ऑफ राइट अप्स, मतलब इसको एनकरेज करने के लिए बाद में पुरस्कार योजना भी चालू की 2016 से। अभी तक 7 लोगों को पुरस्कार दिया जा चुका है। 2019 को 7 पुरस्कार दिए गए। तो ये जो पोर्टल है अनुभव पोर्टल, ये रिटायर एम्प्लॉय के लिए है। जो आदमी रिटायर हो जाता है और रिटायर होने के बाद उस पोर्टल के थ्रू अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर सकता है, प्लस सजेशन दे सकता है कि और उसमें क्या कमियां हैं, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो उसके लिए ये पोर्टल है अनुभव पोर्टल। ये पोर्टल सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करने का और एक अपना सजेशन देने का पोर्टल है। कल जैसा हमने पढ़ा था कि ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मशीनरी हमने कल पढ़ी थी, उसमें एक पार्ट था सीपी ग्राम, सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल। ये एक पोर्टल है सीपी ग्राम। CPgram is an online platform available to citizens 24/7 to lodge their grievances to the public authority on any subject related to service matters. It is a single portal connected to all the ministry department of the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स। मतलब ये एक सीपी ग्राम सिर्फ रेलवे का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और इससे सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है वो सब इससे जुड़े हुए हैं। तो एम्प्लॉय जैसे जो भी डिपार्टमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जिस भी का भी एम्प्लॉय होगा, वो जो अपनी शिकायत दर्ज कराएगा वो उनके कंसर्न जो भी उसके डिपार्टमेंट है वहाँ कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंच जाएगी। Every ministry state have role-based access to this system. CPgram is also accessible to the citizen through standalone mobile application download through Google Play Store and mobile application integrated with Umang. हिंदी में इसको बता दूं, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण है प्रणाली नागरिकों के लिए 24/7 उपलब्ध सेवा वितरण से संबंधित किसी विषय पर सेवा संबंधी किसी विषय पर सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी शिकायतें दर्ज करने का एक ऑनलाइन मंच है। यह भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालय विभाग से जुड़ा एक एकल पोर्टल है। प्रत्येक मंत्रालय और राज्यों की इस प्रणाली तक भूमिका आधारित पहुंच है। सीपी ग्राम जो है मोबाइल एप्लीकेशन उमंग के साथ जुड़ा हुआ है। सीपीग्राम में दायर शिकायत की स्थिति को कर्मचारी के पंजीकरण के समय प्रदान की गई विशिष्ट पंजीकरण आईडी से ट्रैक किया जा सकता है। सीपीग्राम शिकायत अधिकारी द्वारा समाधान से संतुष्ट नहीं होने पर नागरिकों को अपील की सुविधा भी प्रदान करती है। शिकायत बंद होने पर यदि शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं है तो वो फीडबैक प्रदान कर सकता है या सकती है। यदि रेटिंग खराब है तो अपील दायर करने का विकल्प सक्षम है। शिकायत पंजीकरण संख्या के साथ शिकायतकर्ता या चेककर्ता अपनी अपील की स्थिति को भी ट्रैक किया कर सकता है। सीपी ग्राम के अंदर जो मैंने जैसे बताया है कि शिकायत निवारण जो हमारे सरकारी तंत्र में है, गवर्नमेंट ग्रीवेंस रिडक्शन मशीनरी, उसका एक पार्ट है कि किसी भी कर्मचारी को अपना सेवा संबंधी जो भी शिकायतें हैं उसको दर्ज कराने का ये इट इज आल्सो वन ऑफ द प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को वो घर बैठे यूज कर सकता है, अपनी शिकायत डाल सकता है और शिकायत के जवाब से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है अगर तो उस पर अपील कर सकता है। और रेटिंग का भी एक प्रोविजन दिया हुआ है अगर संतुष्ट नहीं है तो।
इसमें समाधान के लिए जो मुद्दे नहीं उठाए जा सकते हैं इसके अंदर, जो नहीं लेने हैं, वो है कि अधीनस्थ मामले या किसी अदालत में कोई मामला सब जुडिस अगर पेंडिंग है, तो वो मामला वो उसमें नहीं उठाएगा। पर्सनल या फैमिली डिस्प्यूट के जो मामले हैं, आरटीआई मैटर्स हैं, या ऐसा कोई मामला है जो सरकार देश की जो है अखंडता या अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभाव डालता है। तो ऐसे कुछ मामले हैं तो वो इसके अंदर नहीं उठाए जाएँगे। इसके अलावा कोई भी मामला सेवा से संबंधित जो मामला है, वो उसको उठा सकता है। अगला है अर्पण। एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क, or simply called as ARPAN, which in Devanagari language means offering, is an online virtual communication system offering exhaustive information and platform for airing suggestion and grievances to pensioners. The network promise solution to all pension related issues. ये जो पोर्टल है ये भी रिटायर्ड एम्प्लॉय के कनेक्शन में ही है। एक तो बता दूं मैं आपको कि अभी तो हमारा जो सेटलमेंट का जो पेमेंट या जो भी प्रोसेस होता है एचआरएमएस के थ्रू होता है, तो एचआरएमएस से पहले ये अर्पण में होता था, उसी में सारा डील होता था और उसके अंदर ही प्रोविजन था कि पेंशनर अपनी सजेशन या शिकायतों को भी दर्ज करा जा सकता था और उसकी शिकायत को, जैसे सीपी ग्राम मैंने बताया था जुडिशियल मशीनरी, उसी तरह अर्पण में भी वो अपनी शिकायतें दर्ज कर सकता था, उसका शिकायत का समाधान अर्पण के थ्रू ही होता था। वेबसाइट को मुख्य रूप से पेंशनरों की जरूरतों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। पेंशन खाते, महंगाई भत्ते दरों, पेंशन के भुगतान को नियंत्रित करने वाले नियमों, विनियमों और पेंशन से जुड़े कई अन्य मामलों के मामले में जानकारी एक क्लिक दूर है। तो ये जो अर्पण जो सॉफ्टवेयर है, इससे एक्चुअली रिटायर का जो सेटलमेंट का जो प्रोसेस होता था, जो भी सेटलमेंट का जो पीपीओ वगैरह बनना, बाद में कोई पीपीओ रिवीजन करना है, तो सेटलमेंट से रिलेटेड ही ये एक पोर्टल था अर्पण। और इस अर्पण में इतना एक फैसिलिटी दी गई थी पेंशनर्स को, रिटायर आदमी को, कि वो अपनी कोई भी सजेशन है या कुछ उनकी ग्रीवेंसेस हैं तो अर्पण में पोर्टल में जाके जो पर्टिकुलर प्लेस है वहां पे जाके अपनी शिकायतें वो दर्ज करा सकते हैं अभी भी करा सकते हैं। अभी आईपास आ गया। आईपास के बारे में सभी जानते हैं कि आजकल हमारे को पेमेंट जो मिल रहा है आईपास के थ्रू ही पेमेंट मिल रहा है। आईपास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, the software of AIMS has been developed by Krish on the web-based CTAS centralized architecture using Java and Oracle. It will bring a common application to all railways on a centralized platform so that similar processes are followed across railway in terms of accounting practice. A key benefit of such centralized work would be faster change management and integrated of all efforts along with automation of process. iPass application is undergoing a continuous upgradation exercise to achieve better efficiency, security, and safety. iPass will provide real-time access to financial transaction data across IR and will also bring financial and fiscal discipline. iPass के बारे में बता दूं, ये सॉफ्टवेयर जो है क्रिस ने डेवलप किया है और हमारे को आजकल जो सैलरी जो मिलती है वो iPass के थ्रू होती है। और आईपास की जो एडवांटेज या बेनिफिट में सबसे बड़ी है कि ये आईपास पूरे ऑल इंडिया में पूरी रेलवे में एक साथ चल रहा है। ऐसा नहीं कि अहमदाबाद या वेस्टर्न रेलवे का अलग है, या पूरे इंडियन रेलवे में है। और कोई भी आदमी अगर ट्रांसफर भी होता है तो उसको अब अलग से कुछ डिटेल्स ले जाने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा डिटेल उसका आईपास में है। और आईपास को हम, जैसे मान लीजिए कोई बंदा अहमदाबाद है और अहमदाबाद से कोई चेन्नई जा रहा है, को डाटा यहाँ से सीधा आईपास को ट्रांसफर करते हैं चेन्नई को। यहाँ से ट्रांसफर आउट होगा, वहां से ट्रांसफर इन होगा, सीधा सारा का सारा डाटा। यानी कोई आदमी ने उसका 10 साल 20 साल का जो भी डाटा है, क्या सैलरी ड्रा किया है, क्या उसकी डिटेल्स है सैलरी या जो भी इसमें बेनिफिट्स बताया हुआ है सैलरी की डिटेल्स, सारी सारी डिटेल्स जो है आपका यहाँ से यहाँ भी दिखता था। जैसे ही कर्मचारी का ट्रांसफर होगा, तो जहाँ वो ट्रांसफर होगा और इंडिया में, पूरे इंडिया में कहीं भी, वो वहाँ जैसे ही वहाँ ज्वाइन करेगा उसका वहाँ आईपास वहाँ एक्टिव हो जाएगा, यहाँ डीएक्टिव हो जाएगा, और सारा सारा डाटा उसके पास वहाँ दिखेगा उसको। तो पहले के ज़माने में मान लीजिए कोई कर्मचारी का, जैसे अभी डीए एरियस हमको 3 महीने बाद मिलता है, या कभी किसी वजह से पे कमीशन का एरियस है हमारे को, तो हमारे को बोनस, जैसे ग्रुप सी के अंदर एक बोनस का एक बहुत बड़ा इशू होता है, कर्मचारी ट्रांसफर हो जाते हैं, तो बोनस के लिए एक इशू है कि बोनस बोलते हैं कि जहाँ आप काम करते थे वहाँ एरियस जो है आप वेट करा के लेके आओ। तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो अभी इस आईपास के होने से एक फायदा ये है कि आपको वहाँ
पुराने जगह जाके वहाँ का डाटा निकालने के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपका सारा के सारा डाटा आपको जहाँ भी कर्मचारी का ट्रांसफर हुआ है वहाँ पूरा डाटा आपको अवेलेबल होगा। उससे आप पूरा चेक कर सकते हैं कि आपने क्या ड्रा किया है और अब क्या आपको मिलेगा। ये इस संदर्भ में जो भी पे रिलेटेड जो भी एंट्रीज है, इंफॉर्मेशन है, वो आई पास में आपको मिलेगी। ये आपका जो भी 4-5 एप्लीकेशंस हैं वो मैंने आपको बताया। ये नया एक सब्जेक्ट मेरे को दिया गया था। मैंने कोशिश किया आप लोगों के लिए 1-2 दिन में जितना भी टाइम मिला इन्फॉर्मेशन आपको देने की। आपको इनमें किसी को इसके बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं हम। ठीक है, लगता है सब जानकार लोग हैं। सर सीपी ग्राम में रेलवे एम्प्लॉय भी कंप्लेन कर सकता है वो? हाँ हाँ, सीपी ग्राम में बताना। सीपी ग्राम जो है जितनी भी मिनिस्ट्री है, सिर्फ रेल मिनिस्टर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्री है, स्टेट गवर्नमेंट की जितने भी डिपार्टमेंट है, कोई भी सरकारी कर्मचारी होना चाहिए वो एक क्योंकि सरकार का मॉडल है तो वो सीधा लिंक इस प्रकार का है कि रेलवे कर्मचारी हुआ तो सीधी जो कंप्लेंट होगी वो अपना इंट्रोडक्शन देगा कि मैं रेलवे में काम करता हूँ इस जगह पे। तो वो इंट्रोडक्शन से सीधा वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कंप्लेंट वो फॉरवर्ड कर देंगे सीपी ग्राम वाले। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से फिर कंसर्न जोन को आएगी, हेडक्वार्टर जैसे वेस्टर्न अपना वेस्टर्न का है तो वो अहमदाबाद वेस्टर्न रेलवे को जाएगी, वेस्टर्न रेलवे से कंसर्न डिवीजन या जहाँ वर्कशॉप है वहाँ फॉरवर्ड होगी। इस तरह पूरा चैनल है और आपकी कंप्लेंट सीपी ग्राम में बहुत फास्ट सॉल्व होती है उसमें। ठीक है अच्छा अच्छा, ठीक है। जी। तो ये हमारा जो 5 आइटम बोला गया था मेरे को वो इसमें एक निपटा दिया मैंने। अभी एक छोटा छोटा आइटम पहले क्लियर कर दूं। एक था फंक्शन ऑफ लेबर इंफॉर्मेशन ऑफिसर। लेबर कमिश्नर जो है हमारे श्रम अधिकारी, लेबर इसी का एक चैनल में इनिशियल इनका अपॉइंटमेंट होता है लेबर इंफॉर्मेशन ऑफिसर। उसके बाद नेक्स्ट इनका प्रमोशन होता है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, फिर रीजनल लेबर कमिश्नर, फिर डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर और फिर चीफ लेबर कमिश्नर। ये श्रम मंत्रालय जो है लेबर मिनिस्ट्री के अधीन कार्य करते हैं ये लोग। लेबर के जो ऑफिसर्स हैं, लेबर इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लेबर कमिश्नर जितने भी हैं, और इनका जो काम है इंक्लूडिंग लेबर इंफॉर्मेशन ऑफिसर है या एलसीआरसी की, रेल सरकार ने, मतलब रेलवे की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो है श्रम मंत्रालय का डिपार्टमेंट के ऑफिसर है। तो श्रम मंत्रालय के द्वारा जितने भी एक्ट निकाले हैं, जैसे मैं बताऊंगा कि WC एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, काफी सारे एक्ट दिए हुए हैं जो कि लेबर जो है हमारी मजदूर उनसे ये जुड़ी हुई है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन अभी मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में कि कोई भी कर्मचारी अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसको मुआवजा देना है। प्लस फैक्ट्री एक्ट होगा अभी आएगा उसमें कि कितने घंटे काम लेना है, फिर ज्यादा काम लिया तो ओटी लिया है, फिर कितने घंटे काम की ड्यूटी कितनी होनी चाहिए, कितने घंटे होने चाहिए काम का, रेस्ट होना चाहिए। तो फैक्ट्री एक्ट है आपका। के बाद मैंने जैसे बताया आपको अभी कि आईडी एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, WC एक्ट है, ऐसे कई सारे एक्ट हैं सरकार ने बनाए हैं जो कि लेबर के लिए। तो ये जो श्रम मंत्रालय के जो अधिकारी हैं जिसमें एनफोर्समेंट लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर भी हैं, इनका काम है कि सरकार ने जो लेबर मजदूरों के लिए जो नियम बनाए हुए हैं कि तो क्या उन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इनका इंश्योर करने का काम इनका होता है। तो इसके तहत ये इनकी ड्यूटी है कि ये विभिन्न जो भी स्टेब्लिशमेंट्स है इंक्लूडिंग रेलवे भी, ये जो ऑफिसर है लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, इवन रेलवे में भी हमारे फैक्ट्री एक्ट के अंदर होते हैं कई एक्ट, जैसे इंजीनियर वर्कशॉप है फैक्ट्री एक्ट में आता है, और कई HOAR के रूल है। तो WC एक्ट भी हमारे में लागू होता है, आईडी एक्ट हमारे में लागू होता है। तो ये वेरियस इस्टेब्लिशमेंट का दौरा करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और वहां जाके चेक करते हैं कि क्या किसी भी लेबर जो एक्ट बनाया है उसका वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका वो जाके एग्जामिन करते हैं और फिर अपनी रिपोर्ट देते हैं। और रिपोर्ट को भी जब मिलने के बाद जो भी उसका एम्प्लॉयर जो होगा, नियोक्ता जो होगा उस मालिक उस फैक्ट्री का, ये जो भी एस्टेब्लिशमेंट का, उसकी भी जवाबदारी आती है कि वह निश्चित समय के अंदर इसका कंप्लायंस दे और उसके बेस पे ये सिस्टम आगे चलता है। मैंने एक पूरा ब्रीफ काफी सारा लिखा हुआ मैंने, लेकिन बता दिया ब्रीफ यही है। और मोटा मोटा तौर पे कि ये सभी स्टेब्लिशमेंट का इंस्पेक्शन करते हैं। थोड़ा पढ़ना हो तो पढ़ के देता हूँ। इंस्पेक्शन रिपोर्ट इन द फॉलोइंग मैनर: एस्टेब्लिशमेंट मीन्स यूनिट, ब्रांच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांच ऑफ द बैंक, डिपो, etc. A detailed in-depth inspection of the establishment alone will count as an inspection. In other words, LEO must make a thorough inspection of the establishment, covering all the items
of the inspection report pro forma. He should also make an inspection of establishment in the same visit under the labor laws applicable to it. जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या एस्टेब्लिशमेंट या फैक्ट्री में जाएगा वो देखेगा वहाँ के कौन कौन से लेबर लॉ लागू होते हैं, और वो लागू होते हैं तो उसके ऊपर वहाँ क्या उनका पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा. LEOs will ensure and record the statement of workers available at the work spot with details, that is name, present एंड परमानेंट एड्रेस. जो जहाँ जाएंगे वहाँ वर्कर से स्टेटमेंट लेंगे कि उनको क्या तकलीफ है, क्या समस्या है, कहीं उनको बराबर पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. जो भी लेबर लॉस का जो बताएंगे उनको जान के देंगे. जो रिकवरी हो रही है नहीं हो रही, जो सैलरी मिल रही नहीं मिल रही. पेमेंट मैंने बताना भूल गया, पेमेंट ऑफ वेजेस भी इसी में एक आता है कि पेमेंट ऑफ वेजेस तक जो मिनिमम पेमेंट है क्या उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. जो रिकवरी करनी है वो करनी है, जैसे PF में रिकवरी करनी जरूरी हो रही है कि नहीं हो रही. जो रिकवरी नहीं करनी है ऐसा तो नहीं, वो रिकवरी भी की जा रही है. तो ये सब इनका काम चेक करना है, वहां से मिलेंगे. The inspection report should be issued to responsible person of the establishment only and who is duly bound to rectify the irregularities detected during the course of inspection. Inspection report may be issued at the work spot usually to the employee. Inspection report may be sent through email ID भेज सकते हैं या डायरेक्ट पर रजिस्टर ID से भेज सकते हैं हम. ये कॉमन काफी सारी बातें हैं इसमें. मेरे को जो आपको बताना था कि लेबर इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का काम जो यही है, सिंपल है कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न लेबर कानून जो बनाए हुए भारत सरकार ने, उनका काम है इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का कि वो विभिन्न यूनिट, एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्रीज जो भी हैं वहां जाके इंस्पेक्शंस करें और चेक करें कि लेबरों का शोषण तो नहीं हो रहा है. उनका जो न्याय है कानूनों के, विभिन्न कानूनों के तहत, लेबर कानून के तहत, उनको उस कानून के तहत जो भी उनका राइट है, यानी जो वेजेस हैं, ओवर टाइम है, रेस्ट है, अगर एक्सीडेंट हुआ तो मुआवजा है, वो टाइमली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. और अगर नहीं मिलता है तो फिर उसको फैक्ट्री वाले को बुला के उसको जो भी उनके खिलाफ पेनल्टी वगैरह मैं आगे बताऊंगा आपको, एक्ट में जो आगे बताऊंगा उसमें बताएंगे पेनल्टी का और फाइन का भी प्रोविजन है, फिर वो मिलेगा. तो ये लेबर इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को यहाँ खत्म कर रहा हूँ मैं. किसी को कुछ पूछना है, आगे बढ़े. अब हम आगे चलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में चलते हैं. वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट को पढ़ाने का एक वजह ये भी है कि ये काफी इम्पोर्टेंट एक्ट है. उनको ऐसा लग रहा है कि एक्ट जो है भारत सरकार का है, रेलवे में क्यों पढ़ाया जा रहा है या रेलवे में क्यों है ये. तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं मैं आपको कि ये एक्ट, जितने भी एक्ट आएंगे अभी, एक तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आएगा, एक आईडी आएगा, और एक आएगा आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आएगा, एक फैक्ट्री एक्ट आएगा. इन एक्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूंगा कि इन एक्ट को सिर्फ एग्जाम के सिलेबस के तौर पे या एग्जाम पास करना है उसके तौर पर ना पढ़ा जाए. इस एक्ट की क्या गहराइयाँ है, क्या फायदे हैं, हम किसी इस एक्ट को जान के हम किसका क्या फायदा कर सकते हैं, एक मजदूर को क्या फायदा हम दिला सकते हैं. क्योंकि ये एक्ट जो पढ़ाया जा रहा है, और क्योंकि आप में से कोई ऑफिसर बनेगा, जितने भी लोग बनेंगे एग्जाम पास करेंगे, तो ऑफिसर मतलब मैनेजमेंट में आ जाता है, तो उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो उनके अंदर में जो भी काम कर रहे हैं, उन काम करने वाले कर्मचारियों को जो भी लेबर लॉस के तहत जो बेनिफिट मिलता है. हम जनरली रेलवे के रूल्स तो पढ़ते हैं, रेलवे के रूल्स के तहत जो वेलफेयर एक्टिविटीज हैं या वेलफेयर जो भी नियम के तहत जो पे फिक्सेशन है, जो बेनिफिट्स हम देते हैं, साथ में लेबर लॉस के तहत भी कुछ बेनिफिट उनको मिलते हैं. तो हमको ये देखना चाहिए कि वो बेनिफिट भी उन कर्मचारियों को एक्सटेंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. तो उसमें सबसे पहला है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट. अब मैं बता दूं क्या है ये एक्ट. इस एक्ट का अभी मैंने बताया था, आगे स्लाइड में लेता हूँ कि ये एक्ट के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है. To pay compensation by certain class of employment to their workmen, dependents of workmen, while when a workman sustain injuries, dies due to accident and एक चूहा बैठा रहे बड़ा सा बेड के नीचे. when workman sustain injuries, बहुत बड़ा dies due to accident on duty during and in the course of ये गया employment. तेरे कमरे में.
किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट करें। तो ये एक्ट है कि कोई भी कर्मचारी है, अगर वह ड्यूटी के दौरान काम करते हुए वाइल परफॉर्मिंग वन ऑफ ड्यूटीज, अगर ड्यूटी में काम करते वक्त उसका अगर एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना घट जाती है, और दुर्घटना के फलस्वरूप दो चीजें होती है, दुर्घटना के फलस्वरूप आदमी इंजर हो जाता है और डिसेबल हो जाता है वो, यानी जैसे इसका मान लीजिए हाथ टूट गया, पेट टूट गया, तो प्लास्टर बंधा हुआ है। उसमें भी दो तरह की डिसेबिलिटी होती है। एक परमानेंट होगी कि आपका एक तो हाथ का प्लास्टर बंधा हुआ है या पैर का प्लास्टर बंधा हुआ है या आपका पैर हाथ कट ही गया है। एक आपकी टेम्पररी डिसेबिलिटी होती है कि आपका हाथ पे या पैर पे प्लास्टर बंधा हुआ है या आंख पे पट्टी बांधी हुई है, टेम्पररी आपका, यानी कुछ दिनों बाद ठीक हो जाओगे। एक होता है परमानेंट कि आपकी एक आंख ही चलेगी, आपका एक हाथ ही कट गया है, पैर ही कट गया है, तो इसको बोलते हैं परमानेंट और या टेम्पररी डिसेबिलिटी, या फिर एक्सीडेंट की वजह से कर्मचारी की मौत हो सकती है। तो ये एक्ट एक प्रोविजन करता है कि कोई भी कर्मचारी अगर ड्यूटी पर काम करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होता है तो वह, क्योंकि काम एम्प्लॉयर का कर रहा है, तो एम्प्लॉयर की एक जवाबदारी फिक्स कर रहा है कि क्योंकि काम करते वक्त उस कर्मचारी की दुर्घटना हुई है, तो उसके फलस्वरूप जो उसको नुकसान हुआ है या उसके परिवार को जो नुकसान हुआ है उसके उसको मुआवजा दिया जाए। तो यह एक्ट जो है कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार को जो दुर्घटना के फलस्वरूप जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए ये एक्ट बनाया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, जिसका अभी नया नाम है आ गया है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, यानी वर्कमैन को हटा के अभी एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट बना दिया है। अब ये कहाँ कहाँ लागू होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। The act applies to the workmen employed in the organization industries, mines, including railway, whether directly or through contractor having legal contact with the organization, railways, and where 20 or more workers are working or were working on any date during preceding 12 months. This act applies to only those workmen or scheduled or such industries, mines, etc., whose job is hazardous. मतलब बताया गया है कि यह लगभग लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, सभी इंडस्ट्रीज में काम होता है, और जिसका काम जो है थोड़ी खतरनाक प्रकृति का होता है, और जहाँ पे कम से कम जो है 20 या अधिक वर्कर काम करते हैं, लास्ट पिछले 12 महीने में 20 से ज्यादा काम करते हैं, या अगर कॉन्ट्रैक्टर भी के भी वो भी अगर लगे हैं, वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो वो भी इसके दायरे में आएंगे, और काम करते हुए अगर दुर्घटना होती है तो मुआवजा के हकदार होते हैं। वर्कमैन बताया डेफिनेशन, द पर्सन एंगेज अदर देन द कैपेसिटी ऑफ क्लर्क in organized industry, mines, including railway, as specified in Schedule 2 of workmen, irrespective of the wages, but maximum compensation admissible on average wages up to 15,000 per month. ये बताया है कि वर्कमैन जो जिसको मुआवजा मिलेगा, तो किसको मिलेगा, मतलब वर्कमैन की डेफिनेशन बताइए इसमें कि किसको मिलेगा। तो वर्कमैन की डेफिनेशन बताया कि कोई भी कर्मचारी जो है, ऐसा पर्सन है जो क्लरिकल कैपेसिटी के अलावा किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहा है। क्लरिकल कैपेसिटी में जो कर्मचारी, बता दूं डेफिनेशन डिटेल में, कि जो भी हेडक्वार्टर, डिवीजन या सब डिवीजन ऑफिस में काम करते हैं, उनमें जो कर्मचारी लोग होते हैं, उनका एक्सीडेंट के दौरान वो लोग इसके दायरे में नहीं आते। इसके अलावा मैक्सिमम लाइन स्टाफ जितने भी हैं हमारे, वो सब इसी में आते हैं, और काम करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो उनको मुआवजा पाने का अधिकार है। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि इसके अंदर बोनस की तरह सीलिंग फिक्स किया है। किसी जमाने में फिक्स था कि इस सर्टेन अमाउंट से ऊपर अगर उसकी वेज होगी तो वो उसके दायरे में नहीं आएगा, लेकिन अब उसको चेंज करके बोनस की तरह कर दिया है कि अगर कोई कर्मचारी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको जो मुआवजा हम देंगे, उसका जो कैलकुलेशन करेंगे उसके वेजेस के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, और वेजेस जो हम मानेंगे उसका मैक्सिमम या तो एक्चुअली या 15,000, विच एवर इज हायर। अगर वेज उसका 10,000 12,000 है तो 12,000 से कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन चूंकि रेलवे में मिनिमम वेज ही 18,000 रुपये है हमारे, तो उसका हम वेज, कोई भी रेल कर्मचारी अगर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसका हम वेज हम पकड़ेंगे 15,000 रुपये, और ये वेज आया है 3 जनवरी 2020 से। उससे पहले जो था 10,000 रुपये था, उससे पहले 8,000 था, तो ये नया रेट आया है इसमें। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में 4 शेड्यूल है। शेड्यूल 1, दिस शेड्यूल इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए वर्कमैन फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ इंजरी इट सर्टिफाइड बाय द डॉक्टर।
शेड्यूल 1, 2, 3 यार लिखा हुआ है, बाद में आपको खोल के दिखाऊंगा कि क्या होता है। इसमें बताया शेड्यूल 1 में कि आपका कोई एक उंगली कट गई, एक हाथ कट गया, एक आंख कट गया, तो उससे इसको डिसाइड किया गया है उसकी वजह से आपका कितना लॉस ऑफ आपका कितना लॉस ऑफ अर्निंग हुआ है, वो बताया गया है शेड्यूल 1 में कि आपकी किसी उंगली कट गई है, हाथ कट गया है, तो कितना लॉस हुआ है, उसके हिसाब से उसका मुआवजा तय किया जाता है। Schedule 2 indicates the list of persons who are included in the category of workmen entitled for the payment of compensation. जैसे मैंने बताया वर्कमैन की डेफिनेशन बताई थी कि जो क्लरिकल स्टाफ जो काम कर रहे हैं, तो इस तरह इसमें लिस्ट बताई हुई कि कौन कौन लोग हैं जो वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हैं और जिनको की मुआवजा दे है। शेड्यूल 3 इंडिकेट्स द लॉस लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज। इसमें बताया कि जो आप काम करते हुए ऑक्यूपेशनल डिजीज कौन कौन सी होती है, 3 में बताया हुआ है। 4 में इंडिकेट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल टू वर्कमैन इन डिफरेंट डिसेबिलिटी। इसमें आपका फैक्टर बताया गया है फॉर्म कि इसकी वजह से आपको कितना अमाउंट मिल सकता है उसकी वजह से। अब वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में मैंने बताया था कि कोई भी कर्मचारी है वह अगर काम कर रहा है तो काम करने के फलस्वरूप अगर दुर्घटना होती है, तो दुर्घटना के फलस्वरूप अगर इंजरी हो रही है तो इंजरी के फलस्वरूप दो चीजें होगी, या तो डिसेबलमेंट होगा या डेथ हो जाएगी। उसकी डेथ होगी तो डेथ का जो मुआवजा उसको मिल जाएगा, लेकिन डिसेबलमेंट हुआ तो डिसेबलमेंट में अलग अलग तरह के डिसेबल होते हैं। एक तो मैंने जैसे बताया कि प्लास्टर वगैरह बन गया है, हाथ पैर टूटा है, तो वो टेम्परेरी हो गया। और एक होता है परमानेंट, यानी कि आपका हाथ ही कट गया, वो परमानेंट होगा। लेकिन और परमानेंट में भी दो होगा, आपका टोटल और पार्शियल। टोटल से मतलब होता है कि आदमी टोटली उसका जैसे इस तरह का नुकसान हुआ है, हाथ पैर कट गया है कि वो अब जॉब करने की पोजीशन में ही नहीं है, उस तरह उसका जो है डिसेबलमेंट हुआ है। और पार्शियल में हो गया, हो सकता है उसकी एक हाथ की एक उंगली कट गई हो, एक आंख चला गया हो, या इस तरह का नुकसान हो गया है कि वह डिसेबलमेंट तो है लेकिन फ्यूचर में काम करने लायक है, उसको बोलते हैं पार्शियल डिसेबलमेंट। ये जो मैंने वर्बली बताया था वही चीजें इसके अंदर स्लाइड्स के अंदर है। जो कैलकुलेशन का जो तरीका है, जैसे ऑन परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में 60% ऑफ एवरेज वेजेस इनटू रिलेवेंट एज फैक्टर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1,40,000। इसमें सिंपल कैलकुलेशन है, कोई भी आदमी का एक तो डिसेबलमेंट है और एक आपका डेथ में बताऊंगा यहाँ पे 50% ऑफ वेजेस इनटू रिलेवेंट फैक्टर, यानी आपका जो वेज है यहाँ 50, डेथ में 50% लेते हैं और परमानेंट डिसेबल में 60% है, बाकी में अलग अलग कैलकुलेशन है। तो दो ही चीज बता रहा हूँ जो काम की मैन है अपनी। तो अगर किसी का परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है तो 60% वेजेस होगा। 60% वेजेस कितना होगा, तो जैसे मैंने बताया किसी भी कर्मचारी का जो वेज है वो मैक्सिमम 15,000 पढ़ते हैं, तो 15,000 का 60% हम लेंगे 9,000 रुपया। तो ये आपका फिक्स हो गया है कि जो 60% अगर टोटल डिसेबल है तो 9,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय रिलेवेंट फैक्टर। तो फैक्टर का मैं सोच रहा हूँ आपको बता दूं कि शेड्यूल एक बार दिखा देता हूँ। ये आपका जो है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट है, शेड्यूल में एक बार पहले दिखा देता हूँ आपको। ये आपका शेड्यूल मैंने बताया था आपको, जैसे अभी कि शेड्यूल में आपका लॉस ऑफ परसेंटेज बताया था, इसमें बताया गया शेड्यूल 1 में लिस्ट ऑफ इंजरीज डीम्ड टू बी रिजल्ट इन परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी की, जैसे लॉस ऑफ बोथ हैंड्स और इम्पुटेशन एट हाई, इसको 100% डिसेबिलिटी मानी जाएगी। परसेंटेज लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी 100% मानी जाएगी। लॉस ऑफ हैंड एंड फुट 100%। इस तरह पूरा बताया हुआ है कि अगर आपका ये नुकसान होगा तो आपको इतना 100% है। और इसके अलावा कुछ और भी हैं मामले हैं, जैसे लॉस ऑफ थंब, अंगूठा टूट गया 30% मानेंगे। लॉस ऑफ थंब एंड मेटाकार्पल बोन, लॉस ऑफ 4 फिंगर ऑफ वन हैंड 50%, लॉस ऑफ 3 फिंगर्स। इस तरह का आपका जो कुछ कुछ नुकसान होता है तो उसको मैं परसेंटेज बताया हुआ है कि कितना आपका लॉस ऑफ अर्निंग हुई है। इस तरह जो शरीर का जो पार्ट टूटा कटा है उसका हम टोटल लगा के उसका टोटल कितना हम लॉस ऑफ अर्निंग होगा वो हम निकालते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया था एनेक्सर 2 में लिस्ट ऑफ पर्सन हु सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2(1) DD आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये सारे लोग, लंबी चौड़ी लिस्ट है कि कौन कौन ये लोग आते हैं, किस किस काम में आते हैं, वो सारे लोगों की लिस्ट बताइए। ये सारे लोग वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हैं। और रेलवे के कंसर्न में इतना बता दूं, लगभग लगभग जो डिवीजन हेडक्वार्टर या सब डिवीजन ऑफिस में जो क्लरिकल कैपेसिटी में जो काम करते हैं या डिवीजन ऑफिस में जो काम करते हैं वो लोग इसके दायरे में नहीं आते। इसके अलावा लाइन स्टाफ में मैक्सिमम जितने भी लोग हैं वो लगभग लगभग इस दायरे में आ जाते हैं।
उसके बाद शेड्यूल 3 मैंने बताया था, लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज। ये ऑक्यूपेशनल डिजीज लिस्ट 3 में पार्ट ए पार्ट बी बताया हुआ है कि ये डिजीज अगर होती है, हो सकती है, तो ये ऑक्यूपेशनल डिजीज है। और मैंने आपको जो शेड्यूल 4 जो भी हम बात चल रही थी, जिसके ऊपर से मैं इधर आया था, उसमें बताया हुआ है कि अगर कोई भी कर्मचारी है, तो हम जो रिलेवेंट फैक्टर है, चाहे वो टोटल डिसेबिलिटी 60% हो या डेथ केस में 50% जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 60% जो होगा 15,000 का, वो 9,000 हो जाएगा। और डेथ केस में 7,500 होगा। तो 9,000 या 7,500 को जो भी एम्प्लॉय है, जिस एज का है, मान लो 30 साल का है, तो 30 साल का जो ये आ रहा है आपको 207.98 207.98 से, तो या तो 7.5, डेथ केस में 7.5 को 7,500 को 207.98 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो परमानेंट डिसेबिलिटी है, तो 9,000 को 207.98 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रिलेवेंट फैक्टर जो है उससे आपको मल्टीप्लाई करेंगे। कर्मचारी अगर 59 ईयर्स एज का है, तो भी अमाउंट वही रहेगा 7,500। डेथ केस में 7,500 रुपये, 7.5 मल्टीप्लाई बाई 121.05, यानी कि जितनी ज्यादा एज होगी उसका फैक्टर कम हो जाएगा। जैसे मैं 30 साल का बताया था आपको, 30 साल में 207 से मल्टीप्लाई करना है या 121 से मल्टीप्लाई करना है। तो जितनी ज्यादा एज होगी उसका फैक्टर कम होता जाएगा। देखिए फैक्टर डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं यहाँ से, 228, 27, 26, 25, यानी जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसका फैक्टर कम होता जाएगा, उसको मुआवजे में कम राशि मिलेगी उसको। ये मैंने आपको जैसे बताया था कि इस फैक्टर से हम उसको निकालते हैं। The report for death or injury should be sent to commissioner within 7 days of event, and amount of compensation should be deposited with लेबर कमीशन within 1। इस तरह की जब घटना होती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो घटना घटने के 7 दिन के अंदर ही हमको जो वर्कमैन कमिश्नर होता है उसको हमको इन्फॉर्म करना है, और जो पेमेंट है उसको 1 महीने के अंदर जमा करना है। ये नियम है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में एम्प्लॉय कुछ परिस्थितियों में मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है। वो कौन कौन सी कंडीशन है वो देख लेते हैं। एम्प्लॉयर शेल नॉट बी लायबल इन फॉलोइंग कंडीशन: इंजरी इनकेपेसिटेड वर्कमैन फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 डेज। अगर किसी कर्मचारी को डिसेबल कर दिया है लेकिन 3 दिन से ज्यादा ना है, तो मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। इंजरी नॉट रिजल्टेड इन डेथ बाय एन एक्सीडेंट विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू। अगर कोई इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट की वजह से डेथ नहीं हुआ है, डेथ हो गया है, तो आपको मुआवजा देना ही देना है, ये कंडीशन के होते हुए भी। लेकिन अगर किसी वजह से कर्मचारी की निम्न परिस्थितियों में, जो एबीसी बताया हुआ है, उस परिस्थिति में एक्सीडेंट हुआ है लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई है, तो ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉयर का मुआवजा देने का जो है ऑब्लिगेशन नहीं है। कौन कौन सी कंडीशन है? वर्कमैन वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक एंड ड्रग, यानी वो ड्रिंक किए हुए था या किसी ड्रग्स के सेवन में था, इन्फ्लुएंस प्रभाव में था वो। willful disobedience of order framed for purpose of securing safety, सुरक्षा की दृष्टि से जो जो उसने आदेश की अवहेलना की है, डिसोबेंस किया हुआ है, माने नहीं है, जो भी आपको सिक्योरिटी को जो इंश्योर करने के लिए जो नियम बनाया हुआ है, नियम को फॉलो नहीं किया हुआ है। willful removal और disregarded by workman और any safety guard और other device, यानी जो उसके साथ, एक तो आपने ऑर्डर फॉलो नहीं किए, रूल फॉलो नहीं किए, दूसरा ये आ गया है कि जो सेफ्टी के जो संसाधन दिए हुए हैं आपके, जैसे हेलमेट पहनना है, शूज आपको पहनना होता है, या बेल्ट लगाना है, जो भी करना है, उसने कर्मचारी ने सेफ्टी के साधन का इस्तेमाल नहीं किया है और वो डायरेक्टली चला गया है, तो ऐसी कंडीशन में अगर दुर्घटना होती है तो उसको जो है मुआवजे का राशि देय नहीं है। ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का यहाँ खत्म हो रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में किसी को कुछ पूछना है, पूछ सकता है। किसी को पूछना है कुछ? ठीक है, तो फिर मैं आगे चलता हूँ उसको।
उसके बाद हम आएंगे फैक्ट्री एक्ट पे चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ कर दूं, जैसे कि मुझे आदत है कि कोई हम पढ़ रहे हैं कोई सब्जेक्ट, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट को? सिर्फ सिलेबस के लिए पढ़ रहे हैं कि वाकई पढ़ने की जरूरत है? तो मैं बता दूं कि जैसे एक वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में हमने पढ़ा था कि सिर्फ एक्ट नहीं है कि हमने पढ़ा, एग्जाम दिया, पास कर लिया। उस एक्ट की वजह से हमको ये जानकारी मिलती है कि भाई हमारे अंदर हमारे अधीन कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है, कोई मजदूर, मतलब जो भी ग्रुप डी स्टाफ है, ग्रुप सी स्टाफ काम कर रहा है और एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है उसका, तो जो नियम बने हुए हैं, एक्ट है, उसकी तहत उसको मुआवजा बनता है, तो हम उसको मुआवजा दिला सकते हैं। इवन अगर हमको केस डील करना है तो हम उसको अच्छे से डील कर सकते हैं। सिमिलरली फैक्ट्री एक्ट भी जो प्रोविजन सरकार ने किया है कि कोई भी जो है वो नियोक्ता या कोई भी व्यक्ति अगर कोई फैक्ट्री खोलता है या फैक्ट्री है उसके पास, तो क्या क्या नियम का पालन उसको करना पड़ेगा एज फार एज सेफ्टी, वेलफेयर, और जो दूसरी रीजन है उसके मामले में क्या क्या आपको ध्यान रखना है, तो उसके बारे में ये एक्ट बताया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है एम्स एंड ऑब्जेक्ट वेलफेयर ऑफ द फैक्ट्री वर्किंग इन द कंट्री। यह एक्ट बनाने के पीछे जो उसका उद्देश्य था कि फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर है उनका वेलफेयर करना, उनका कल्याण करना, देश में जो फैक्ट्रीज है उनके वर्कर का कल्याण के बारे में सोचना है। टू चेक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स बाय फैक्ट्री ओनर्स, फैक्ट्री के जो नियोक्ता है, मालिक हैं, कि क्या उनके द्वारा मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन या शोषण तो नहीं किया जा रहा है। टू एंश्योर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, की जो वर्कर हैं उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनके जो स्वास्थ्य है उनका ध्यान रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है, ध्यान रखना है उसको। टू रेगुलेट वर्किंग आवर्स, रेस्ट एंड लीव, जो कर्मचारी या जो वर्कर है वहाँ काम कर रहे हैं तो उनके वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करना, नियमित करना है। उनका रेस्ट का प्रोविजन है कि नहीं है, उनको छुट्टी देने के नियम बना, क्या रेगुलेट करने के लिए बनाया गया नियम है। उसके बाद लास्ट में आता है कि अगर वर्कर ज्यादा काम कर रहा है, बियॉन्ड जो आवर्स एक्स्ट्रा, बियॉन्ड ड्यूटी काम कर रहा है, तो उसके लिए ओवर टाइम देने का प्रोविजन करना। ये सारे 5 आइटम है इस एक्ट के तहत जो मजदूरों के लिए बने हैं। डेफिनेशन बताइए। एडल्ट, ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज। एडोलसेंस जो है 15 से 18 साल का है। चाइल्ड, पर्सन बिलो 15 इयर्स ऑफ एज। यंग पर्सन आइदर चाइल्ड और एडोलसेंस। फैक्ट्री है ऑब्वियसली, तो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की परिभाषा बताइए। मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप, डिमोसलिंग और अदरवाइज ट्रेनिंग और एडेप्टिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस विद a view to its use, sale, transport, delivery and disposal, pumping oil, water and or sewage, generating, transforming or transmitting powers, or composing type of printing, printing by letterpress, lithography, photogravure, gravure and other similar process of book binding, or constructing, reconstructing, repairing, refitting, finishing और breaking up ships और vessel। ये सब मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन बताया गया हुआ है। इसको मैन्युफैक्चर की परिभाषा बताइए। वर्कर किसको कहा गया है फैक्ट्री एक्ट के तहत, उसकी परिभाषा बताइए। वर्कर मीन्स ए पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी, whether for wages or not, it in any manufacturing process or in any part of machinery or premises for manufacturing process, or it any other kind of work incidental to or in connected with manufacturing process। कोई भी कोई पर्सन है जिसको हम वर्कर मानेंगे, जो कि किसी भी जो एजेंसी के थ्रू या डायरेक्टली जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो नहीं हो, उसमें अगर एंगेज किया हुआ है उस कंपनी में, कारखाना में, तो उसको हम वर्कर मानेंगे। क्लरिकल स्टाफ आर नॉट वर्कर। जैसा कि मैंने बताया, क्लरिकल स्टाफ को यहाँ पे भी वर्कर नहीं माना है, WC एक्ट में भी नहीं माना है, इसलिए वहाँ पे भी मुआवजा नहीं दिया था, यहाँ पे भी इसको वर्कर नहीं माना गया है। तो ये जो एक्ट है इसमें जो भी बेनिफिट मिलते हैं वो इन स्टाफ को नहीं मिलेंगे। बट टाइम कीपर को वर्कर माना गया है व्हेन डिस्प्यूट अराइज टू बी डिसाइडेड बाय वर्कशॉप इंचार्ज आफ्टर कंसल्टिंग विद FNCO एंड लॉ ऑफिसर। अगर किसी के मामले में डाउट है
तो जो वर्कशॉप के इंचार्ज है वो डिसाइड करेंगे कि इसको वर्कमैन मानना है कि नहीं मानना है। फैक्ट्री की परिभाषा बताइए। फैक्ट्री मीन्स द premises where 10 or more workers are employed or any day of preceding 12 months in any part of which a manufacturing process is being carried out on with aid of power ordinarily so carried। अगर कोई भी फैक्ट्री है 10 और 10 से उससे ज्यादा है, यानी अगर पावर की मदद ली जा रही है, मतलब उस फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है और पावर की मदद ली जा रही है, तो 10 या उससे अधिक लोग काम कर रहे हैं पिछले 12 महीने में, तो उसको फैक्ट्री माना जाएगा। और पावर की मदद नहीं ली गई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो 20 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं तो उसको फैक्ट्री माना जाएगा। ऑक्यूपायर की डेफिनेशन बताइए। इट इज अ पर्सन विद अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री वेयर दिस वर्क entrusted टू एजेंट लाइसेंस ही विल बी ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर का मतलब बता दिया है कि जो भी ओवरऑल कंट्रोलर जो होगा उस फैक्ट्री का, उसको हम ऑक्यूपायर बोलेंगे। नॉर्मल लिमिट ऑफ आवर्स ऑफ वर्क जो होगा, एडल्ट वर्कर नॉट टू वर्क फॉर मोर देन 9 आवर्स ए डे। एक जो अडल्ट वर्कर होगा उसको 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना है और वीक में 48 घंटे काम करना है। एटलीस्ट 30 मिनट्स इंटरवल, एक ब्रेक दिया जाएगा 30 मिनट का। 5 घंटे के काम के बाद मिनिमम उसको 30 घंटे का 30 मिनट का ब्रेक देना जरूरी है। लिमिट ऑफ डेज विच ए वर्कर मस्ट नॉट एक्सीड टू वर्क कंटिन्यूसली। कोई भी कर्मचारी से हम काम लेंगे तो मैक्सिमम 10 दिन से ज्यादा उससे हम काम नहीं ले सकते विदाउट हॉलीडे, ये स्टेटरी प्रोविजन है। Normal spread hour for duty shall not exceed 10.5 hours including of rest। कोई भी कर्मचारी एक बार ऑन ड्यूटी हो रहा है तो उसको मैक्सिमम साढ़े 10 घंटे से ज्यादा हम काम नहीं ले सकते हैं इस एक्ट के तहत। वुमेन एम्प्लॉय इन फैक्ट्री बिटवीन 6 and 7 PM। महिला जो कर्मचारी होगी उसको हम मॉर्निंग 6 से लेके शाम को 7 बजे के बीच ही हम उससे काम ले सकते हैं, इसके बाद काम नहीं लेंगे। नो चेंज इन शिफ्ट फॉर वुमेन वर्कर एक्सेप्ट आफ्टर वीकली हॉलीडे और एनी अदर डे। जो महिला है उसकी शिफ्ट चेंज नहीं करेंगे साधारणतः, और स्पेशली खासतौर से हॉलीडे के बाद ही हम कर सकते हैं। A notice of period of work for adults showing clearly every day period during which adult worker may be required to work shall be displayed। एक जो काम करने का जो टाइमिंग का एक चार्ट है उसको डिस्प्ले कराना जरूरी है, जिसमें कि टाइम होगा, लिखा होगा कि कितने घंटे और कब से कब तक काम करना है। जैसे हमारे डिवीजन में रेलवे में रोस्टर होता है, उसी प्रकार का एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करना पड़ेगा जिसमें किस टाइम पे काम करना है वर्कर को, कब रेस्ट होगा, वो डिटेल्स आएगी उसमें। एनहांसमेंट ऑफ स्प्रेड ओवर ऑफ ड्यूटी विथ अप्रूवल फैक्ट्रीज 12 आवर्स। जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं टाइम, वो लंबा पीरियड वो है 12। नॉर्मली तो जैसे मैंने बताया था आपको 10.5 घंटे है, और अप टू मैक्सिमम फैक्ट्री इंस्पेक्टर की अगर अप्रूवल मिल जाता है तो मैक्सिमम 12 घंटे हम काम ले सकते हैं। संडे जो है वो वीकली रेस्ट रहेगा। ग्रांट ऑफ कंपनसेटरी हॉलीडे विद इन 2 मंथ्स। जो कंपनसेटरी हॉलीडे है वो 2 महीने के अंदर देनी है। ओवर टाइम के लिए लिखा हुआ है दो वर्क डन मोर देन 8 आवर्स डे। 48 घंटे से ज्यादा काम किया है तो उसको ओटी देना पड़ेगा, और ओटी का मैं फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो रेट होता है डबल होता है। नॉर्मली हमारे यहाँ पे अप टू स्टेट्यूट आवर्स 1.5 रेट होता है, स्टेट्यूट आवर्स के बाद डबल रेट होता है रेलवे में। अंडर द एचओआर की हम बात करें तो 2 रेट होते हैं, और लेकिन फैक्ट्री एक्ट के अंदर ओवर टाइम का एक ही रेट होता है, वो होता है डबल द रेट। ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस मीन्स द बेसिक wage plus such allowances worker for timing entitled to pay DPDA CCHRA but does not include bonus or wages। जो रेट हम निकालते हैं किसी भी कर्मचारी का, उस जैसे रेलवे में निकालते हैं सेम वैसे ये डी, आज की तारीख में हम रेलवे की बात करें तो बेसिक प्लस डीए प्लस टीपीए लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। इसमें एक और जुड़ जाएगा बेसिक प्लस डीए प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्लस एचआरए और जुड़ता है फैक्ट्री वर्कर के लिए वेज को काउंट करने की जो डेफिनेशन है उसके अंदर। लिमिट ऑफ एक्सेप्शंस। टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क इन ए डे शैल नॉट एक्सीड 12 आवर्स। 12 घंटे से ज्यादा नहीं लेना है। स्प्रेड ओवर है जो 13 घंटे से ज्यादा नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन ए वीक शैल नॉट 60 घंटे से ज्यादा नहीं होगा इस ओटी के साथ। नो वर्कर शैल बी अलाउड टू वर्क ओटी फॉर मोर देन 7 डेज एट ए स्ट्रेच। 7 दिन से ज्यादा किसी भी वर्कर को ओटी करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा।
Whenever OT working is restored, a report to be sent to factory inspector within 24 hours. किसी का भी अगर OT होता है तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर को 24 घंटे के अंदर सूचना देती है. When regular OT working is introduced, a revised notice to be sent, details of OT working to be maintained in prescribed format. ये हमारा जो तो हमने अभी तक पढ़ा था वो था कि काम के घंटे कितने घंटे का से उसे काम लेना है, फिर OT देना है, रेस्ट कब मिलेगा, कितने घंटे हम काम ले सकते हैं, महिलाओं से किस टाइम पे ले सकते हैं. ये काम से कनेक्शन में ये नियम थे. अब हम आएंगे हेल्थ के ऊपर, जो है कि फैक्ट्री के अंदर हेल्थ के ऊपर क्या नियम बनाया है फैक्ट्री एक्ट के अंदर कि फैक्ट्री प्रीमिसेस क्लीन, फ्री फ्रॉम इफ्लुएंट फाउल स्मेल अराइजिंग फ्रॉम एनी ड्रेन, प्रीव्यू एंड अदर ऑब्स्टिकल्स. यानी इस नियम के तहत फैक्ट्री जो है साफ सुथरी होनी चाहिए, कोई भी दुर्गंध माहौल नहीं होना चाहिए, दुर्गंध नहीं आना चाहिए, जितने भी ड्रेनेज वगैरह हैं वो साफ होने चाहिए. Accumulation of dirt and refuse shall be removed daily from the floors, benches, staircase और पैसेज. जो भी रास्ते हैं, सीढ़ियां हैं, बेंचेस हैं, उनमें जो भी गंदगी है उसको डेली की डेली साफ करना है. फ्लोर शुड बी वॉश्ड एंड डिसइंफेक्टेड एटलीस्ट वंस ए वीक. जो फर्श हैं उनको धोना है और कम से कम वीक में एक बार डिसइंफेक्टेड करना है उनको. ड्रेन इन द फ्लोर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. फ्लोर को पानी से साफ करना है. डोर, वॉल्स एंड सीलिंग भी व्हाइट वॉश और कलर वॉश वंस इन 14 मंथ्स. जो दीवारें हैं उनका जो पुताई उताई काम 14 महीने में एक बार करना ही करना है. पेंटिंग वार्निश वन, जो कलर पेंटिंग हम वार्निश करते हैं, कलर जो कराएंगे पुताई, वो 5 साल में कराएंगे और 14 महीने में उसकी सफाई करनी है. इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ वेस्ट और इफ्लुएंस, जो भी डिस्पोजल के लिए पर्याप्त जो है प्रबंध होना चाहिए उनको डिस्पोजल के लिए. वेंटिलेशन बराबर होना चाहिए. एयर सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए. फ्रेश एयर का प्रोविजन आना चाहिए. साउंड पोल्यूशन नहीं होना चाहिए. टेम्परेचर भी कंट्रोल में होना चाहिए. Preventive measures for accumulation of dust, fumes and other impurities for proper breathing. जो वातावरण में जो गंदगी, जो धूल मिट्टी है, धुआं है और जो दूसरी गंदगियां हैं, उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए ताकि हमको प्रॉपर सांस लेने लिया जा सके. उसको उस तरह का एक मामला मतलब देखा जाएगा कि क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं. प्रोवाइड एग्जॉस्ट फैन टू रिमूव फ्यूम्स एंड डस्ट. जो फ्यूम और डस्ट अंदर है उसके हटाने के लिए उसके लिए एग्जॉस्ट फैन लगाए जाएंगे. ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए. लाइटिंग अरेंजमेंट इन वर्क एरिया रूम्स वैसे तो लाइटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, अंधेरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. इनर और आउटर सरफेस ऑफ विंडोज एंड स्काई लाइट बी केप्ट क्लीन एंड प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट. एफर्ट शुड बी मेड टू चेक डायरेक्ट ग्लेयर लाइट्स एट थ्रू रिफ्लेक्शन, नो आई स्टैंड ड्यू टू शेडो. प्योर ड्रिंकिंग वाटर, 250 से ज्यादा अगर कर्मचारी काम कर रहे हैं तो वहां पर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए. सेपरेट यूरिनर लेट्रिन्स फॉर मेल एंड फीमेल, फीमेल के लिए मेल और फीमेल के लिए सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए. Spittoons and at convenience place where spitting outside spitting will be fine. थूकदानी जैसे बोलते हैं ना, थूकदानी के लिए पर्याप्त प्लेस में थूकदानी होनी चाहिए और अगर वहां पे कोई कर्मचारी बाहर कर रहा है तो उस पर फाइन का प्रोविजन भी होना चाहिए. अभी काम के घंटे हो गया, हेल्थ हो गया, अभी सेफ्टी की अब बात कर रहे हैं कि फैक्ट्री के अंदर सेफ्टी से कंसर्न क्या नियम बना हुए हैं. एवरी मूविंग पार्ट ऑफ ए प्राइम मूवर हेड race, tire race of wheel, water wheel and water turbine, any part of stock bar projecting beyond the headstock of lathe shall be securely fenced. जो भी मूविंग पार्ट वगैरह जो भी है फैक्ट्री के अंदर, जो भी मशीन है, जहाँ तो हो सके उनको फेंस करना चाहिए और उनको ट्रेंड मेड वर्कर द्वारा ही उनको एग्जामिन किया जाना चाहिए. लुब्रिकेशन और उनके जो एडजस्टमेंट है मशीन के, वो उनके द्वारा किया जाना चाहिए. ट्रेनिंग इन दिस एरियाज बी स्पेसिफाइड पर्सनल. इन एरिया में जो बंदे होंगे वो स्पेशलाइज्ड पर्सनल होना चाहिए. फ्यूज फॉर स्विचिंग पावर ऑफ इन इमरजेंसी भी प्रोवाइड. इमरजेंसी मतलब कोई घटना घटती है तो उसको एकदम बंद करने के लिए फ्यूज का प्रोविजन भी होना चाहिए ताकि पावर पावर ऑफ करना हो हमारे को इमरजेंसी में. फ्रिक्वेंटली चेक, एडजस्ट एंड सिक्योर द स्क्रू, बोल्ट की एंड अदर रिप्लेसमेंट पार्ट ऑफ द मशीन. तो जो स्क्रू बोल्ट वगैरह लगे रहते हैं उसके अंदर, उनको बार बार चेक करना चाहिए फ्रिक्वेंटली कि बराबर स्क्रू लगे हैं कि नहीं लगे हैं. अगर कुछ लूज वूज हो रहा है तो उसको टाइट कर लिया जाए, बड़ी घटना उससे ना नहीं होगी. टाइमली मतलब उसको एग्जामिन करना है आपको कि स्क्रू वगैरह बोल्ट जो है सही टाइम से टाइट कसे हुए हैं कि नहीं. टेक ड्यू प्रिकॉशन वाइल लिफ्टिंग हैंडलिंग इनफॉर्मल
एसिड्स पे जो इन्फ्लेमेबल एसिड या पेस्टिसाइड वगैरह है, उनके साथ डील करते हुए काफी सावधानी बरतनी है। वेलफेयर मेजर में वॉशिंग फैसिलिटी बताया, मेल फीमेल के लिए अलग होना चाहिए। प्रोवाइड स्पेस फॉर कीपिंग क्लॉथ एंड अदर पर्सनल आइटम्स। प्रोवाइड स्पेस फॉर ड्राइंग क्लॉथ, कपड़े सुखाने के लिए और धोने के लिए प्लेसेस जगह देनी चाहिए। कैंटीन्स वेयर मोर देन 250 किलोमीटर एम्प्लॉय, 250 से ज्यादा अगर कर्मचारी काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, ये एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत स्टेटरी जो कैंटीन है उनका प्रोविजन मैंने कल भी पढ़ा था स्टाफ वेलफेयर में जो अपना था, उसकी स्टेटरी कैंटीन में कितने कर्मचारी के ऊपर कैंटीन होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है या स्टेटरी है, तो वो है 250 वर्कर्स। लंच रूम विद प्रॉपर फैसिलिटी वेयर 150 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। एम्बुलेंस अगर 500 से ज्यादा है तो एम्बुलेंस होना जरूरी है। एम्बुलेंस विद 10 पर्सनल विद मेडिकल वेयर 500 मोर वर्कर। फर्स्ट एड बॉक्स पर 150 वर्कर्स पुट इन चार्ज 10 पर्सनल विद द प्रिस्क्राइब मेडिसिन। वेलफेयर ऑफिसर वेयर 500 एंड मोर वर्कर्स आर रिक्वायर्ड। अगर 500 से ज्यादा काम कर रहे हैं कर्मचारी हैं तो वहाँ वेलफेयर ऑफिसर होना जरूरी है। लेडीज रूम 30 और मोर वुमेन इन चार्ज ऑफ 10 वुमेन। 30 से ज्यादा अगर महिला हैं तो उनके लिए लेडीज रूम का भी प्रोविजन रखा जाना चाहिए। नोटिस हैं टू सेंड रिपोर्ट, कोई भी कुछ घटना घटती है किसी भी मामले में अगर रिपोर्ट है तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर को 48 घंटे में रिपोर्ट करना है। वर्कर कॉन्ट्रैक्टिंग डिसीज स्पेसिफाइड शेड्यूल ऑफ फैक्ट्री एक्ट एंड मेट एंड ऑन परफॉर्मर टू कंसर्न अथॉरिटीज। सीनियर एसएससी इंचार्ज ऑफ वर्कशॉप टू फिल अप फॉर्म एंड सेंड इट टू शेड्यूलर। जो भी एसएससी इंचार्ज होगा वर्कशॉप का वो फॉर्म भर के शेड्यूलर को भेजेगा। ऑल मेजर माइनर एक्सीडेंट्स टू रिपोर्ट टू सिविल अथॉरिटी। जो भी माइनर मेजर एक्सीडेंट्स होंगे उस सिविल अथॉरिटी को रिपोर्ट किए जाएंगे। Whenever the occupier of the factory is changed, a report to send to factory inspector within 7 days. फैक्ट्री का वो ऑक्यूपायर चेंज होता है तो उसकी सूचना फैक्ट्री इंस्पेक्टर को 7 दिन के अंदर देनी पड़ेगी। ये हमारा जो है फैक्ट्री एक्ट भी खत्म हो गया। डाउट मैंने आपका हो गया, फैक्ट्री एक्ट हो गया। अब थोड़ा सा मैं आईडी एक्ट पढ़ा देता हूँ। एक्ट की जब बात करी उसके बाद आईडी एक्ट की हम बात करेंगे अब थोड़ा सा। बीइंग ए गजेटेड ऑफिसर, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है वो मैं जरा बता दूं मैं आपको। जैसे मैंने आपको बताया है डब्ल्यू के बारे में, कोई वर्कर दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो मुआवजा देना है तो उसके लिए वर्कमेंट कंपनसेशन एक्ट है। फैक्ट्री ऑब्वियसली बहुत कम फैक्ट्री हमारे रेलवे में है तो इसलिए फैक्ट्री एक्ट की नॉर्मली जरूरत हमको नहीं पड़ती, लेकिन जो अधिकारी की फैक्ट्री में जो इस्टेब्लिशमेंट जो फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत आते हैं उनके लिए फैक्ट्री एक्ट के रूल पढ़ने जरूरी है। अब आईडी एक्ट जो है वो क्या है बता दो। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है ये। अब क्या एक्ट है, क्यों बनाया गया, उसके पीछे क्या एम रहा, क्या रीजन रहा, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको सबसे पहले कि कोई भी इंसान है वो जब चाहे वो घर पर हो या कहीं बाहर हो ऑफिस में वहां जाके, तो एक डिस्प्यूट होना एक कॉमन चीज है। डिस्प्यूट दो इंसानों के बीच में, घर में भी कई बार हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है, भाइयों में डिस्प्यूट होता है, दोस्तों में डिस्प्यूट होता है। और आगे जाते हैं तो हम जो ऑफिस में जब जाते हैं कार्यालय वर्क प्लेस पे तो वहां पे भी डिस्प्यूट होता है। तो घर परिवार का तो क्या अलग मामला है, अगर ऑफिस में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, सबसे पहले बता दूं डिस्प्यूट कहाँ किस तरह से हो सकता है। तो ऑफिस में 3 तरह के डिस्प्यूट होते हैं। एक तो वर्क एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में डिस्प्यूट होता है, दो एम्प्लॉयर के बीच में होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में, वर्कमैन के बीच में होता है। तो जब भी कोई डिस्प्यूट खड़ा होता है तो क्या होता है कि काम को प्रभावित करता है वो डिस्प्यूट। आपका जो काम जिस तरह से सुचारू रूप से चल रहा था वो काम नहीं चल पाता और डिस्प्यूट की वजह से होता है। डिस्प्यूट को अगर टाइमली कंट्रोल नहीं किया जाए या इसको पूरा
उस पर ध्यान नहीं दिया है तो पता चलो वो पढ़ के सोचता है कि वो फैक्ट्री ही बंद हो जाए। तो एक फैक्ट्री अगर आपकी बंद हो गई है या कुछ तरह का, तो आप सोच लीजिए कि उसका एम्प्लॉय की घर परिवार उसकी समस्या उसको उसको प्रोवाइड करेगी, एम्प्लॉयर का काम रुक जाएगा, एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करेगी, साथ में के साथ एक देश की अर्थव्यवस्था को भी उसको फर्क पड़ेगा, क्योंकि उससे देश की अर्थव्यवस्था से उस जो फैक्ट्री चल रही है उससे देश को जो है इनकम टैक्स सॉरी टैक्स मिल रहा है, काफी सारे टैक्स मिलते हैं। एक फैक्ट्री में जो के थ्रू जितने भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसका टैक्स है, एम्प्लॉय से टैक्स ले रहा है, हर एम्प्लॉय का भी इनकम टैक्स होता है, वो सब सरकार को जमा हो रहा है। प्लस वो जो एम्प्लॉय होंगे वो उसमें चले जाते हैं, क्या नाम है, अनएम्प्लॉयड हो गए तो कहीं ना कहीं देश के ऊपर लाइबिलिटीज बढ़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि डिस्प्यूट को अगर सॉर्ट आउट नहीं किया, और मैं एक ही बात बोलूंगा, डिस्प्यूट चाहे ऑफिस का हो चाहे घर का हो कहीं का भी हो, दोस्तों का हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, मेरा ये मानना है, पर्सनल मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ, कुछ डिस्प्यूट को सॉर्ट कर देना चाहिए, सॉर्ट आउट जल्दी कर देना चाहिए। क्योंकि बड़ा डिस्प्यूट होने से सिर्फ नुकसान ही होगा, सभी का फायदा किसी का नहीं होगा। तो कैसे भी करके उस डिस्प्यूट को सॉर्ट कर देना चाहिए, ताकि अब आगे फिर काम अच्छा चलेगा वो। सिमिलरली वर्क प्लेस में डिस्प्यूट होता है तो उससे समस्या बढ़ जाती है, उसी के ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया गया। जैसे कि मैंने बता दिया है कि एक तो डिस्प्यूट किस किसके बीच में होता है, एम्प्लॉयर और वर्कमैन, एम्प्लॉयर और वर्कमैन। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट की वजह से कई बार, जैसे आपने देखा होगा, स्टाफ वर्कमैन जो होता है वो स्ट्राइक कर देता है, या एम्प्लॉयर जो है वो फैक्ट्री को ताला लगा दिया। तो अब डिस्प्यूट की वजह से क्या होता है कि कर्मचारी स्ट्राइक नहीं कर सकते, एम्प्लॉयर जो होगा वो फैक्ट्री बंद नहीं कर सकता। तो उसके लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं, वो क्या नियम है वो हम आगे इसमें देखते हैं। इंडस्ट्री की डेफिनेशन बता दिए, बिजनेस ट्रेड अंडरटेकिंग हैंडीक्राफ्ट एवोकेशंस कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉइज। डिस्प्यूट जैसे मैंने बता दिया है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या क्या होते हैं, एनी डिस्प्यूट एंड डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय एंड वर्कमैन और वर्कमैन, मतलब नियोक्ता नियोक्ता के बीच में, दो नियोक्ता अलग अलग लोग हैं, अलग अलग नियोक्ता हैं, दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो रहा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर और नियोक्ता के बीच में झगड़ा हो रहा है। तो इसको डिस्प्यूट तीन तरह से होते हैं। डिस्प्यूट में बी कनेक्टेड विथ एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट। डिस्प्यूट जो होगा वो नौकरी या नौकरी के सिलसिले में होगा, उसके रोजगार के सिलसिले में, रोजगार के संबंध में, रोजगार की जो सेवा की शर्तें हैं या कंडीशन ऑफ लेबर, जो भी शर्तें हैं, सेवा शर्तें हैं, जो भी, उन शर्तों के मामले में डिस्प्यूट हो सकता है। वर्कमैन की डेफिनेशन बताइए, एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर एनी इंडस्ट्री फॉर इंक्लूड, जिसमें कोई भी पर्सन जो है किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉय किया हुआ है उसको वर्कमैन मानेंगे। किस तरह के लोग होते हैं, मैनुअल काम करने वाले, अनस्किल होते हैं, स्किल होते हैं, ये सबको वर्कमैन माना गया है। इसके अंदर आईडी एक्ट के अंदर कुछ परिभाषा है, कुछ शब्द हैं, क्या है उनकी परिभाषा है, उनके बारे में बताना चाहूंगा। स्ट्राइक और लॉकआउट। स्ट्राइक क्या होता है, सीजेशन ऑफ वर्क बाय बॉडी ऑफ पर्सन। अगर कुछ कर्मचारी, कुछ वर्कमैन मिलके अगर काम करना बंद कर दें, या कंसंट्रेट रिफ्यूजल ऑफ वर्क, या तो काम रोक दे, सीजेशन मतलब रोकना होता है, रिफ्यूजल मतलब मना करना, काम करने से मना कर देना, काम करना रोक देना, इसको ये स्ट्राइक के डेफिनेशन में आता है। और लॉकआउट होता है टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिफ्यूजल बाय एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय। लॉकआउट में होता है कि एम्प्लॉयर जो होता है वो अपना कार्य क्षेत्र जो फैक्ट्री है वो टेम्परेरी बंद कर देता है, ताला लगा देता है, या एम्प्लॉय को काम करने नहीं देता, मना करता है कि नहीं तुम काम नहीं करोगे। तो ये परिभाषा है स्ट्राइक और लॉकआउट की। इससे देख के पता चलता है स्ट्राइक जो है वो एम्प्लॉय करता है, लॉकआउट जो है वो एम्प्लॉयर करता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि स्ट्राइक जो होगा वो हमेशा वर्कमैन ही करेगा, और लॉकआउट जो होगा वो एम्प्लॉयर करेगा। अब स्ट्राइक करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि डेफिनेशन दे दी, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कर्मचारी है, चार लोग मिल गए, इकट्ठे हो गए, बोले हमको झगड़ा हो गया, हमको काम नहीं करना। तो आईडी एक्ट के तहत अब लॉकआउट हो या स्ट्राइक करना है, जिसके कुछ नियम बने हुए हैं,
उन नियम के पालन करने के पश्चात ही आप स्ट्राइक के लॉग आउट कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकें। अगर करते हैं तो आप नियमों का पालन नहीं करते हैं और आपको उसकी सजा हो सकती है, पेनल्टी हो सकती है। स्ट्राइक करने के लिए क्या नियम है? सेक्शन 2Q बताया हुआ है, डिफाइन स्ट्राइक एज फॉलो, द सीजेशन ऑफ वर्क बाय बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री एक्टिंग इन कम्युनिकेशन, और कोई मैंने जैसे बताया काम करना बंद कर देना या काम को मना कर देने का डेफिनेशन वही है। फॉलोइंग इंडिकेटर कैन बी पोस्टुलेटेड फ्रॉम द डिफाइन, ये नीचे वाला जो है उसको भी स्ट्राइक की परिभाषा में माना जाएगा। वॉलरिटी ऑफ वर्कमैन का एक जगह इकट्ठा हो जाना, सीजेशन ऑफ वर्क, रिफ्यूजल टू कंटिन्यू वर्क, एक्टिंग इन कम्युनिकेशन और कनेक्टेड एक्शन कंसिडर एक्शन अंडर द कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ये इनको भी ही स्ट्राइक माना जाएगा। जनरल प्रोविजन ऑफ स्ट्राइक, नो ग्रुप ऑफ वर्कमैन में स्ट्राइक इन फॉलोइंग 3 सिचुएशन, 3 मामले जो नीचे बताए हुए हैं उसके अंदर कोई भी समूह जो है कर्मचारी समूह वो स्ट्राइक नहीं कर सकता है। कब नहीं कर सकता है? पहला है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर ए बोर्ड 7 days after the conclusion of proceedings. During the pendency of conciliation proceedings before a board or 7 days after the conclusion of such proceeding. ये पहले मैं बता दूं आपको, थोड़ी देर पहले मैं लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की जो बात बता रहा था, एलईओ, श्रम मंत्रालय के अधिकारियों की बात करता है, लेबर कमिश्नर जो लेबर आरएलसी एलसी होते हैं हमारे, वही कंसिलेशन ऑफिसर होते हैं। तो एक तो उनका काम होता है लेबर के विभिन्न जो एक्ट बने हुए फॉलो करना, साथ में कहीं भी आईडी एक्ट के तहत कहीं भी अगर डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट 3 लोगों के बीच में होता है, वर्कमैन 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 एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, तो इस तरह के डिस्प्यूट में उनका काम होता है कंसिलेशन मीटिंग कराना, आपसी समझौता कराना। तो वो कहीं न कहीं समझौता अधिकारी भी होते हैं, वो जो भी एग्रीव पार्टी है जिनके बीच में डिस्प्यूट होता है उन पार्टी को साथ में लाके समझौता कराती है। तो इसमें यही बताया हुआ है कि अगर इस तरह की समझौता प्रोसीडिंग्स चालू है या 7 दिन के बाद उसके, तब तक वो आदमी स्ट्राइक पे नहीं जा सकता, पहली कंडीशन। दूसरी है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल, अगर कोई प्रोसीडिंग्स जो है लेबर कोर्ट में चल रही है, पेंडिंग है, तो भी वो नहीं कर सकते। तीसरे ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोसीडिंग पेंडिंग है, उन कंडीशन में भी इसमें जो कंडीशन बताइए तब तक आप जो है उसको स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। अगर आप चले जाते हो स्ट्राइक, ये जो कंडीशन आपको पिछले पेज में मैंने बताई थी, तो फिर उसको इलीगल स्ट्राइक बोली जाती है। और इलीगल स्ट्राइक पे जाने के बाद वजह से जो पेनल्टी का जो प्रोविजन है वो है कि एनी वर्कमैन हु कमेंस एंड कंटिन्यू or otherwise act in furtherance of a strike which is illegal under this act shall be punishable and with imprisonment for a term which may be extended to 1 month or with a fine which may be extended to ₹50 or both। तो ऐसे मामले में अगर इलीगल स्ट्राइक करता है तो उसको 1 महीने की सजा हो सकती है और फाइन जो है ₹50 तक दिया जाता है या फिर दोनों को दिया जाता है। पेनल्टी फॉर इंस्टिगेशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक, इंस्टिगेशन मतलब उकसा रहे, अगर एक तो आप स्ट्राइक कर रहे हो, एक आप स्ट्राइक तो नहीं कर रहे हो, साइड में बैठे हो, लेकिन लोगों को उकसा रहे हो स्ट्राइक करने के लिए, समझदार आदमी तरह। तो ऐसे पर्सन को भी बताया हुआ, एनी पर्सन हु इंस्टिगेट और इंसाइट अदर्स टू टेक पार्ट ऑन इलीगल स्ट्राइक्स इज पनिशेबल विद इंप्लीमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ 6 मंथ। यानी स्ट्राइक करने वाले को 1 महीने की सजा है, लेकिन उकसाने वाले को 6 महीने की सजा है और उसके लिए फाइन भी ₹1000 या दोनों फाइन। तो स्ट्राइक करने से उकसाने वाले को ज्यादा सजा का प्रावधान दिया गया है। पेनल्टी फॉर गिविंग फाइनेंशियल एड टू स्ट्राइक, इतनी चीज है, एक तो स्ट्राइक कर रहा है, एक उकसा रहा हो, एक स्ट्राइक को सपोर्ट करने के कनेक्शन में पैसा जो फंड उपलब्ध करा रहा है। तो एनी पर्सन हु इज नोइंगली एक्सपेंड और अप्लाइज एनी मनी इन डायरेक्ट सपोर्ट ऑफ एन इलीगल स्ट्राइक इज पनिशेबल विद इम्प्लीमेंट ऑफ imprisonment for a terms up to 6 months और फाइन, इसमें भी सेम पनिशमेंट है, 6 महीने की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है ₹1000 या दोनों हो सकता है। इसके बाद लॉकआउट बताया हुआ है, स्ट्राइक की वजह से जो बात की थी एम्प्लॉय की तरफ से, लॉकआउट जो है वो एम्प्लॉयर का पार्ट है। तो लॉकआउट की पहले डेफिनेशन बात करते हैं। लॉकआउट मींस ए क्लोजर ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ए सस्पेंशन ऑफ वर्क और रिफ्यूजल बाय एन एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, मतलब आप जो एम्प्लॉयमेंट का जो प्लेस है वो क्लोज कर रहे हो, काम को सस्पेंड कर रहे हो या मना कर रहे हो खुद लोगों को काम करने से, काम देने से, इसको लॉकआउट माना जाएगा। It means the closure of place of business and not the closure of business itself.
लॉकआउट इज यूजुअली यूज्ड बाय द एम्प्लॉयर एज ए वेपन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये बताया गया कि लॉकआउट जनरली एक हथियार की तरह यूज करते हैं लोग, अ, अ, जो मजदूर होते हैं, कि एक डर दिखाना चाहिए, दादागिरी टाइप की, कि डर दिखाते हैं कि मैं तुमको काम नहीं करने दूंगा, ताकि वो उनकी बात मनवा ले, अपनी बात मनवा ले। तो उस चक्कर में लॉकआउट को धमकी देने का एक जरिया माना जाता है। इलीगल लॉकआउट के बारे में बताया कि पेनल्टी फॉर इलीगल लॉकआउट्स एंड इलीगल लॉकआउट इज पनिशेबल फॉर टर्म्स एक्सटेंडिंग ए मंथ। इसमें भी अगर इलीगल लॉकआउट के लिए आप अगर दोषी ठहरा जाते हो तो आपको 1 महीने की सजा या फाइन हो जाएगा। सेम है पेनल्टी फॉर इंस्टिगेशन इलीगल लॉकआउट। अगर आपने किसी को उकसाया है इलीगल लॉकआउट करने के लिए, उसमें 6 महीने और 1,000 रुपये की सजा है। दोबारा अब आया आपका ले ऑफ एंड रिटेचमेंट। आईडी एक्ट के तहत ही दो शब्द और आते हैं, ले ऑफ, फेलियर बाय एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विद इन 2 आवर्स ऑफ प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ फॉर वर्क। कोई भी फैक्ट्री ओनर, अगर उसके यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं, मजदूर लोग काम करते हैं, अगर किसी वजह फेलियर रहा उसका, और कर्मचारी आके खड़ा हो गया टाइम पे नौकरी करने के लिए, और 2 घंटे तक अगर उसको काम नहीं दे पा रहा है एम्प्लॉयर, तो उसको बोलते हैं ले ऑफ। और उसमें रूल ये है कि 50% उसको वेज देना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है ड्यूरिंग द ले पीरियड, कितना वेजेस हमको मजदूर को देना पड़ता है एम्प्लॉयर को, तो 50% वेज देना पड़ता है जो पीरियड उसका। और रिटेंचमेंट एक होता है, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बाय एम्प्लॉयर फॉर एनी रीजन। किसी भी छटनी बोलते हैं इसको, रिटेंचमेंट को, कि कर्मचारी को किसी भी रीजन से अगर छटनी करते हैं तो रिटेंचमेंट बोलते हैं। और इसमें एक्सेप्शनल है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के थ्रू अगर डिसमिसल, रिमूवल या वॉलंटरी रिटायरमेंट, उसको रिटायरमेंट नहीं कहेंगे। और उसमें कंडीशन बताइए 3 मंथ नोटिस पीरियड देना है। किसी कर्मचारी की छटनी करनी है तो उसको 3 महीने का नोटिस पीरियड देके ही उसको छटनी किया जा सकता है। ले ऑफ के बारे में बता दिया है कि सेक्शन 2 ऑफ आर्टिकल डिफाइन ले ऑफ द फेलियर, रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ कॉल। मतलब जो मैंने बताया था कि अगर मजदूर को काम नहीं दे पा रहे 2 घंटे के अंदर, क्या रीजन होते हैं, तो वो होता है उसके यहाँ कोल की या सामान की शॉर्टेज होगी, पावर सप्लाई नहीं आ रहा हो, या रॉ मटेरियल की कमी होगी जिसकी वजह से ये एक्सेस जमा हो गया हो, जिसकी वजह से काम नहीं हो। ये सब कंडीशन में काम नहीं देने को ले ऑफ बोलते हैं, और उस कंडीशन में 50% पैसा उसको देना पड़ेगा मजदूर को। इन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वेयर ले ऑफ प्रोविजन अप्लाई, ओनली दोज वर्कमेन विल बी एंटाइटल्ड टू डे ऑफ कमीशन। जो काम कर रहे हैं रेगुलरली उसी को ही उन पे ही लागू होगा। नो कंपनसेशन शैल बी पेड टू वर्कमैन। ले ऑफ में जो 50% पेमेंट देने की जो बात की है वो नीचे लिखे मामलों में लागू नहीं होगी। इफ ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी अल्टरनेट एम्प्लॉय इन द सेम एस्टेब्लिशमेंट, अगर कर्मचारी आया काम करने के लिए और उसको कोई और काम दिया गया, अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट दिया गया उसी जगह पर, वो मना करता है तो ले ऑफ देने की जरूरत, पैसा देने की जरूरत है 50% जो है। दूसरा, इफ ही डज नॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ फॉर वर्क एट एस्टेब्लिशमेंट एट अपॉइंटेड टाइम ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स एटलीस्ट वंस अ डे, यानी वो खुद उस टाइम पे आया ही नहीं है, तो अपने आप को उपस्थित नहीं कर पाए पूरे दिन में एक बार भी, तो उसको नहीं मिलेगा ले ऑफ। इफ सच लेइंग ऑफ इज ड्यू टू स्ट्राइक और स्लोइंग डाउन द प्रोडक्शन ऑन द पार्ट ऑफ, अगर वर्कमैन जो है वो स्ट्राइक या किसी और वजह से अगर नहीं आ रहा है, तो फिर उसको उसका पैसा बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको। If a workman has been laid off by his employer due to shortage of power, natural calamity, and the appropriate government makes an inquiry if he thinks fit, if the authority does not communicate the permission within 2 months with the employer, then layoff is deemed to be granted. If the appropriate government refuses the permission for layoff, then layoff is deemed illegal. Then the workman is entitled to all benefits from the time term as layoff. यानी बता रहे हैं कि जो भी, if a workman has been laid off by his employer due to shortage, the employed government makes an inquiry। अगर जो ले ऑफ जो बात कर रहा है एम्प्लॉयर, अगर उसकी कंप्लेंट होती है, जो अप्रोवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी है वह उसकी इंक्वायरी करवाएगी। और अगर इंक्वायरी करने के बाद अगर लगता है कि सही है वो, तो फिर उसको ले ऑफ माना जाएगा, नहीं तो उसको सारे बेनिफिट देने, उसको इलीगल ठहरा जाएगा। इस तरह की बात कही गई।
पेनल्टी ऑफ फॉर ले-ऑफ में लिखा हुआ है कि एनी एम्प्लॉयर हु कंट्रावेन द प्रोविजन ऑफ ले-ऑफ इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू, ये है और फिर 1000 रुपए, इसमें कुछ मिसिंग है, 1000 रुपए का फाइन है, यानी कि 6 महीना होगा। रिट्रेंचमेंट जैसे बताया चटनी, इसकी डेफिनेशन बताइए। रिट्रेंचमेंट डिफेंस एज द टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विस ऑफ वर्कमैन फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर अदरवाइज देन अ पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय वे ऑफ डिस्प्लेशन। ये डीआर के तहत निकाला गया उसको हम नहीं मानेंगे, इसके अलावा किसी भी रीजन से अगर किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया है तो रिट्रेंचमेंट चटनी का माना जाएगा। Retrenchment does not include voluntary retirement, superannuation, termination of employees on ground of ill health do not amount to dismissal। छटनी की जो डेफिनेशन ने बताया, एक तो डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत निकाला उसको नहीं माना जाएगा, और कोई कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, सुपरनेशन में रिटायरमेंट लेता है या बीमारी की वजह से नौकरी छोड़ता है, उसको भी रिटायरमेंट नहीं माना जाएगा। नो वर्कर हु हैज बीन एम्प्लॉयड फॉर 1 ईयर कैन बी रिटेन अंटिल, कोई भी कर्मचारी है, वर्कमैन है, अगर उसने 1 साल से ज्यादा काम कर लिया है तो उसको रिटर्न करने के लिए शर्तें दी जाएगी। 1 मंथ नोटिस इन राइटिंग रीजन फॉर रिटर्न। अगर कोई कर्मचारी ने 1 साल तक काम कर लिया उस एस्टेब्लिशमेंट में, तो अगर उसको निकालना है तो 1 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी, वो बताना पड़ेगा रीजन की क्या है, रीजन छटने का। दूसरा 15 डेज एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर सर्विस, जितने साल की सर्विस की है उसने, उसको हर साल के लिए 15 दिन का एवरेज पे उसको देना पड़ेगा। नोटिस सर्व टू बी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, नोटिस दी जाएगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। No workman employed in any industrial establishment who has been continuous service for not less than 1 year under an employer shall be retrenched by the employer until, अगर 1 साल से कम ज्यादा काम किया, ये मेरे ख्याल से 1 साल का होगा। No workman who has been employed for 1 year, 1 साल जिसने काम किया उसके लिए रूल है ये, और 1 साल से जिसका ने ज्यादा काम किया है, अगर कोई भी एम्प्लॉयर है अगर उसने 1 साल से ज्यादा काम किया है वहां पर, तो उसको अगर निकालना चाहे तो ही हैज बीन गिवन 3 मंथ्स नोटिस इन राइटिंग इंडिकेटिंग, तो 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा और रीजन बताना पड़ेगा। नो सच नोटिस शैल बी नेसेसरी इफ द रिटर्न इज अंडर एन एग्रीमेंट, ऑलरेडी पहले से एग्रीमेंट किया हुआ है कि टाइम पे हमको निकाल देंगे, तो उसके लिए फिर अलग से उसको रिटेचमेंट की डेफिनेशन में नहीं दिया जाएगा। कंपल्शन शैल बी इक्विवेलेंट टू 15 डेज एवरेज पे फॉर ईच कंप्लीटेड इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, हर 1 साल की नौकरी के लिए 15 दिन का पे दिया जाएगा। ये इस तरह की बात हमारी हो गई है। ये हमारा जो है आईडी एक्ट खत्म हो गया है इसके साथ ही। तो मेन जो हमारा एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, आईडी एक्ट, ये खत्म हो गया है। उसके बाद अब मैं शायद पीएनएम जेसीएम की बात लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक ट्रेड यूनियन एक्ट की बात कर लेते हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो, इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। ट्रेड यूनियंस आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर फॉर्म्ड टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट बाय कलेक्टिव एक्शन। फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है, थोड़ा मैं अब स्पीडली चलाऊंगा, टाइम अपने पास कम है। टू सिक्योर फॉर वर्कर्स फॉर फेयर वेजेस, टू सेफगार्ड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, इम्प्रूव कंडीशन। ये मेरे ख्याल से हिंदी में भी है, इसमें अगर हिंदी में आपको अच्छा लगेगा तो मैं बता दूं। ट्रेड यूनियन की परिभाषा क्या है, हिंदी में कई लोग हैं इसलिए हिंदी में बता देता हूँ आपको। ट्रेड यूनियन सामूहिक कार्य अपने हितों की हितों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने के लिए एक संगठन है, गरीब संगठन है। ट्रेड यूनियन के जो कार्य हैं, श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी सुनिश्चित करना, कार्य की सुरक्षा, सेवा की शर्तों में सुधार करना, पदोन्नति प्रशिक्षण के अवसर में सुधार करना, शैक्षणिक सांस्कृतिक तथा मनोरंजन सुविधा प्रदान करना, श्रमिकों की समझ को व्यापक बनाकर तकनीकी प्रगति में सहयोग एवं सुविधाजनक बनाना, अपने उद्योगों में श्रमिक के हितों की बढ़ावा करना, उत्पादन उत्पादकता, अनुशासन और गुणवत्ता के उच्च मानकों को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत समूह कल्याण को बढ़ावा देना। ट्रेड उद्देश्य क्या है इसका, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना, उनके अधिकारों और देनदारियों को परिभाषित करना, उनकी गतिविधियों को विनियमित करना, उन्हें समाज के लिए अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाना। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है। इस अधिनियम के तहत एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है। धारा 3 है वो, उपयुक्त सरकार को प्रत्येक राज्य के लिए ट्रेड यूनियन के लिए एक रजिस्ट्रार नियुक्त करने का अधिकार है। ये ट्रेड यूनियन के अतिरिक्त एक उप रजिस्ट्रार भी नियुक्त कर सकता है। पंजीकरण के तरीका, जो ट्रेड यूनियन है उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है,
ट्रेड यूनियन का कोई भी 7 या अधिक सदस्य इस अधिनियम के तहत ट्रेड यूनियन की पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। ट्रेड यूनियन के नियमों के लिए उनके नामों की सदस्य लेकर पंजीकरण के संबंध में अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अनुपालन करके, जो भी उसके नियम है पंजीकरण के, उनके अनुपालन करके वो 7 या अधिक लोग मिलके ट्रेड यूनियन में अपना कोई भी यूनियन जो है रजिस्टर करा सकता है। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवेदन रजिस्ट्रार को किया जाएगा। इसके साथ निम्नलिखित होंगे: ट्रेड यूनियन के नियमों की एक प्रति, निम्नलिखित विवरणों का विवरण, आवेदन करने वाले सदस्यों के नाम, व्यवसाय, उनके पते, ट्रेड यूनियन का नाम, उसके प्रधान कार्यालय का पता। जब हम रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे 7 से अधिक लोग, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको आवेदन में, तो ये सब बताया कि जो जो उनके यूनियन में जो मेंबर्स हैं उनके नाम होंगे, उनके क्या जॉब कर रहे हैं, क्या उनके एड्रेस है, यूनियन का खुद का नाम क्या है, उनका हेड ऑफिस का नाम, एड्रेस। और जहाँ ट्रेड यूनियन ने अपने पंजीकरण के लिए आवेदन से पूर्व 1 साल से अधिक समय अस्तित्व है, अगर ऑलरेडी 1 साल से ज्यादा हो गया है, उसके पास जो भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो भी है हिसाब किताब, उसकी बताने की आवश्यकता होगी। धारा 6 बोलता है कि ट्रेड यूनियन इस अधिनियम के तहत पंजीकरण का अधिकार नहीं हो जब तक कि इसकी कार्यकाली निकाय गठन इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नहीं किया जाता है और इसके नियम निम्नलिखित का प्रावधान करते हैं। धारा 8 में बताया गया है कि रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ट्रेड यूनियन ने पंजीकरण के संबंध में सभी आवश्यकताओं का जो पंजीकरण जो किया जाएगा उसमें कब पंजीकरण होगा, इसने अप्लाई करने के बाद की बात कर रहे हैं। रजिस्ट्रार अगर इस बात से संतुष्ट है कि ट्रेड यूनियन ने पंजीकरण के संबंध में इस अधिनियम की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन, जब ये नियम है, सभी नियमों का अनुपालन किया हुआ एक रजिस्टर में दर्ज करके ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करेगा। इस तरह के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। संबंधित विवरण ट्रेड यूनियन पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ में दिए गए बयान में निहित है। उसके बाद वो एक प्रमाण पत्र जारी करेगा, धारा 1 में चेक करेगा कि हाँ भाई ये पंजीकृत है। पंजीकरण रद्द करना, ट्रेड यूनियन के साथ पंजीकरण रद्द करने के जो नियम है, ट्रेड यूनियन की पंजीकरण का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार द्वारा वापस लिया या रद्द किया जा सकता है। कब कर सकते हैं? ट्रेड यूनियन के आवेदन में निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाता है, या रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट हो गया कि प्रमाण पत्र लेने में, रजिस्ट्रेशन करने में कोई धोखाधड़ी गलती से प्राप्त किया है, या बाद में पता चलता है कि ट्रेड यूनियन का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इस तरह के मामले में उसको रद्द करने का प्रोविजन है। पंजीकृत कार्यालय, एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन को सभी संचार और नोटिस उसके पंजीकृत कार्यालय को संबोधित किए जा सकते हैं। प्रधान कार्यालय के पते हुए किसी परिवर्तन की सूचना, ऐसे परिवर्तन 14 दिन के भीतर, अगर कोई भी एड्रेस चेंज होता है तो वो प्रधान रजिस्ट्रार को इसकी सूचना 14 दिन के बाद देगा। ये हमारा मेन जो है ट्रेड यूनियन की जो है मैंने बात बता दी आपकी, कि ज्यादा मेरे ख्याल से अब जरूरत नहीं है इसमें। ऑब्जेक्ट ऑन फीस जनरल फंड्स में भी स्पेंड, जो पैसा है, फंड है इनके टोटल से जो पैसा, वो कहाँ खर्च होगा? पेमेंट ऑफ सैलरी, अलाउंसेस, एक्सपेंस टू ऑफिस बेरर, एक्सपेंसेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनसेशन टू मेंबर्स फॉर लॉस अराइजिंग ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, अलाउंसेस टू, ये जो खर्चा कहाँ है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ वो ट्रेड यूनियन जो है अपना खर्चे कर सकती है। ये हमारा मेन ट्रेड यूनियन का खत्म हो गया। अब लास्ट में मैं इसको लूंगा आपके पीएनएम प्रेम जेसीएम। एक आरटीआई का मैं थोड़ा सा 2 मिनट बता दूं आपको, उसके बाद हम चलते हैं इसमें। आरटीआई इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में ये आया है। आरटीआई मैंडेट टाइमली रिस्पॉन्स टू सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, कोई भी सरकारी सूचना प्राप्त करने के लिए एक भारत सरकार जो एक्ट लेके आई है 2005 में, it is an initiative taken by the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Public and Pension to provide a RTA portal gallery to citizen for quick search। अभी ऑनलाइन आरटीआई एक पोर्टल गैलरी बनाया उसमें, जिसमें आप तुरंत अपने आरटीआई की एप्लीकेशन डाल के तुरंत जो है उसमें आप अपना जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके पीछे जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो है, ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ये है कि द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द आरटीआई is to empower the citizen, promote transparency and accountability of the working of the government, contain
corruption and make our democracy work for the people in real sense. It goes without saying that information citizen is better equipped with keep necessary visual on the instrument of governance and make the government more accountable to the governed. The act is a big step towards making citizen informed about the city activity of the government. सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के काज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना, हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए काम करना है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक सूचित नागरिक शासन के उपकरणों पर आवश्यक निगरानी रखने के लिए और सरकार को शासित के प्रति अधिक जवाबदेही बनाने के लिए बेहतर तरीके से सुनिश्चित है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में सूचित करने का एक बहुत बड़ा कदम है। तो आरटीआई के बारे में जैसे आप जानते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में आप कोई भी 10 रुपये फीस भरकर अपना इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी कर्मचारी को 30 दिन के अंदर देनी पड़ेगी। अगर कर्मचारी उस बात से एग्री नहीं है तो वो उसके ऊपर अपील कर सकता है सीपीआईओ को, और उसके बाद भी एग्री नहीं करता है तो सीआईसी को अपनी कंप्लेंट कर सकता है अपनी हियरिंग के लिए कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हर पेज के 2 रुपये उसका कुछ कॉस्ट है, और अगर 30 दिन में अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो आपको उसके बाद विदाउट फीस लेके ही आपको सही सूचना उसको देनी पड़ेगी। कुछ एमसीक्यूज हैं, अभी टाइम कम है, ये मैं आपको कर देता हूँ, ईमेल व्हाट्सएप कर देता हूँ, देख लीजिएगा आप। इसमें आरटीआई से कनेक्टेड 10-15 जो है आपका व्हाट्सएप जो इसमें जो एमसीक्यूज जो भी हैं हमारे। अभी हमारा जो टाइम बचा है उसके हिसाब से मैं सोच रहा हूँ पीएनएम जैसे हम कर लें। ये हमारा लास्ट है पीएनएम जेसीएम। इसमें सबसे पहले हम पीएनएम पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेम होगा। हाँ ठीक है, तो इससे पहले हम पीएनएम पढ़ लेते हैं। पीएनएम का फुल फॉर्म है परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी, स्थायी वार्ता तंत्र। Permanent negotiation machinery will maintain contact with labor and resolve dispute and differences which may arise between them and the administration। यानी ये जो है जो भी कर्मचारी जो उनके साथ जो है किसी तरह का जो विवाद होता है कर्मचारी और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के मध्य, तो उन मतभेदों को सुलझाने के लिए, हल करने के लिए इस मशीनरी का, इस वार्ता तंत्र की स्थापना की गई है। नेगोशिएशन पीएनएम जो है वह मशीनरी इज टू वर्क इन 3 टायर्स। 3 स्तर में काम करती है पीएनएम। पहला रेलवे बोर्ड लेवल, रेलवे लेवल, दूसरा रेलवे बोर्ड लेवल, तीसरा है ट्रिब्यूनल लेवल। रेलवे लेवल में इन दिस the recognized will have access to district divisional officer and subsequent to officer to headquarter including the general manager। तो रेलवे लेवल में भी 2 लेवल होते हैं। पहला तो आपका वर्कशॉप ये डिवीजन लेवल होता है, उसके बाद फिर जोनल लेवल पे जीएम के साथ उनकी मीटिंग होती है हेडक्वार्टर लेवल पे। तो दूसरा लेवल जो हो गया रेलवे बोर्ड होगा। जो निचले लेवल यानी लेवल 1 में जो मामले सॉर्ट आउट नहीं होते हैं, जिनका निष्कर्ष नहीं निकल पाता, तो वो मामले फिर रेलवे बोर्ड लेवल पे उठाए जाते हैं। और जो मामले रेलवे बोर्ड लेवल पे भी सॉर्ट आउट नहीं होते हैं, उन मामलों को, जो पर्याप्त महत्व के मामले हैं, तो ऐसे मामलों को तदर्थ रेलवे एडॉक ट्रिब्यूनल को भेजा जाता है, जो रेलवे प्रशासन और कर्मचारियों के प्रतिनिधि से बना हुआ है, जिसका अध्यक्ष जो है तटस्थ होता है। इसमें जो होगा चेयरमैन होगा वो न्यूट्रल होगा, वो उसको भेजा जाता है। जिला या मंडल स्तर पर जिला या मंडल अधिकारियों मान्यता प्राप्त यूनियनों की शाखाओं के साथ बैठकें कम से कम 2 महीने में एक बार होती है। डिवीजन में 2 महीने में एक बार होती है, और हेडक्वार्टर लेवल पे जो है जोनल हेडक्वार्टर लेवल पे महीने में 3 महीने में एक बार होती है। बोर्ड में भी 3 महीने में एक बार होती है। जो इसी उद्देश्य से जिला मंडल में स्थापित की गई है। प्रत्येक कार्यशाला को एक जिला माना गया है। जिन विशेष शाखाओं को जिला या मंडल अधिकारी से मिलना होता है, जैसे ऊपर निर्धारित है, उनमें महाप्रबंधक और संघ के बीच सहमति होनी चाहिए। काम करने के डिवीजनल पैटर्न में एक यूनियन की डिविजनल प्रतिनिधि जो डिवीजन में यूनियन की सभी शाखाओं को प्रतिनिधित्व करेंगे, डिविजनल डीआरएम से कभी भी मिल सकते हैं वो पीएनएम के तहत, और
इन बैठकों की व्यवस्था में विस्तृत प्रक्रिया पर संघ की सहमति व्यक्त की जाएगी, लेकिन इसमें एक प्रावधान शामिल होना चाहिए कि शाखा द्वारा उन विषयों की बैठकों से पहले पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। यानी पीएनएम की जो बैठक होती है वो जो है उनसे पहले उनकी तैयारी करने के लिए उनको समय दिया जाएगा। At the railway headquarters, general manager or assistant deputy general manager in charge of the staff will meet unions at least once in quarter and often if necessary। तो जो हेडक्वार्टर लेवल पे जीएम होंगे उनके साथ 3 महीने में एक बार बैठ के या जब भी आवश्यकता होगी वो मिल सकते हैं उनसे। इसके अंदर स्टाफ के व्यक्तिगत मसले जैसे अनुशासनात्मक मसले या अन्य विषय जैसे पदोन्नति, स्थानांतरण आदि जिसमें किसी प्रकार की सामान्य सिद्धांत शामिल नहीं है को संबंधित अधिकारी विवेक को छोड़ के इन सभी स्तरों पर चर्चा के बाहर से रखा जाएगा। मतलब जो पीएनएम के अंदर जो डिस्कशन में इंडिविजुअल मैटर डिस्कस नहीं होंगे और डीआर से रिलेटेड मामले डिस्कस नहीं होंगे। हाँ, कोई स्पेशल मामला बनता है जहां अगर संबंधित अधिकारी अगर चाहता है कि चलो कर लिया जाए तो उसके उन संबंधित मामलों को छोड़ के नॉर्मली इंडिविजुअल मामले और डीआर के मामले पीएनएम की चर्चा से बाहर रखे जाएंगे, डिस्कस इसमें नहीं किया जाएगा। और इसमें बताया गया है कि जिला मंडल या रेलवे स्तर पे मामले वही मामले डिस्कस किए जाएंगे जो उनके अधिकारियों की शक्तियों के भीतर है, यानी उनकी कॉम्पिटेंसी में है ये। तो मतलब ये नहीं है कि आप डीआरएम के पास जाके बोलो सब पे कमीशन चाहिए हमारे को, 7वां चाहिए, 8वां चाहिए, 9वां चाहिए। आप डीआरएम या जीएम से उन्हीं मामलों के ऊपर डिस्कस करते हैं जो उनकी कॉम्पिटेंसी में आता है। कुछ मामले जैसे रेलवे बोर्ड के होते हैं तो ऑब्वियसली रेलवे बोर्ड से होंगे, आप लोकल लेवल पे नहीं कसते हो। कुछ मामले जैसे पे कमीशन है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो तो रेलवे बोर्ड भी नहीं करता कुछ। तो हर स्तर पे जो मामले जिस कॉम्पिटिशन में आते हैं वही कॉम्पिटिशन के मामले ही डिस्कस किए जाएंगे। और वेतनमान भत्ते आदि से संबंधित प्रश्न केवल फेडरेशन रेलवे बोर्ड के बीच ही होंगे, न कि निचले स्तर। जो आपके मतलब पे स्केल्स जैसे अभी रिसेंटली आपका आया है, क्या नाम है, लेवल 8 और लेवल जो 9 जो दिया है अभी आपको सुपरवाइजर्स को, इस तरह के मामले या कोई अलाउंसेस नया अलाउंस कुछ चालू करना है, इस तरह के मामले जो होंगे रेलवे बोर्ड और फेडरेशन के बीच में ही होंगे। निचले लेवल पे वो बातें नहीं की जाएगी, चर्चा नहीं की जाएगी। जब कोई मामला जिला या मंडल स्तर पर चर्चा के लिए उठाया जाता है, समझौते से नहीं सुलझा जाता है तो रेलवे स्तर पर आगे की बातचीत के लिए उठाया जाता है। इसी तरह रेलवे स्तर पर तय नहीं किया गया मामला फेडरेशन द्वारा रेलवे बोर्ड की चर्चा के लिए लाया जा सकता है। विभिन्न स्तरों पर चर्चा के लिए लाए गए सभी विषयों को यथाशीघ्र निपटा जाए। जो भी अलग अलग लेवल पे जो भी मामले आते हैं उन मामलों को शीघ्र निपटाने की व्यवस्था की जाएगी, निपटाने की कोशिश की जाएगी। निर्णय पे पहुंचने वाले मामलों को संक्षिप्त मिनट्स के साथ उन सूचना को संबंधित नियमों को जाएगा। जो भी मामले में निष्कर्ष निकल गया है, सॉर्ट आउट हो गया है, उनको मिनट्स के रूप में उनके कंसर्न यूनियन को भेजा जाएगा। यदि रेलवे बोर्ड फेडरेशन के बीच चर्चा के बाद किसी भी महत्व के मामले में समझौता नहीं किया जाता है तो ऐसे मामलों के लिए एक एडॉक ट्रिब्यूनल को निष्कर्ष नहीं निकला, रेलवे बोर्ड किया। अगर रेलवे बोर्ड में भी वो मामला अगर उस पे कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, अगर कोई समझौता नहीं हो पा रहा है तो ऐसे मामले को फिर ऐसी किसी काम के लिए एडॉक ट्रिब्यूनल की प्रोविजन है, उसको भेजा जाएगा जो केंद्र में उनके निपटाने के लिए स्थापित किया गया है। इस न्यायाधिकरण में एक तटस्थ अध्यक्ष के साथ रेलवे कर्मचारी और प्रशासन के समान प्रतिनिधि होंगे। ट्रिब्यूनल में रेलवे के भी जो होते हैं व्यक्ति होते हैं और कर्मचारी पक्ष के भी व्यक्ति होते हैं। ट्रिब्यूनल को इस तरह जांच करने के लिए सक्षम बना जाए क्योंकि वो आवश्यक हो जिससे वो अपना निर्णय, तो ट्रिब्यूनल को इस तरह स्ट्रेंथन किया जाता है ताकि वो इस तरह के मामलों में डिसीजन ले सके। सर लेक्चर चला रहा है। तो सर ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता है, जो भी डिसीजन होता है, एक बार ट्रिब्यूनल के जब पास मामला जाएगा उसको एग्जामिन करेगा, उसको जो डिसीजन देगा वो, तो ट्रिब्यूनल के बाद जो डिसीजन होगा तो सरकार के पास ट्रिब्यूनल के निर्णय को स्वीकार करने, अस्वीकार करने, संशोधित करने का अधिकार होगा। मतलब वो ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है उसको सरकार चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकती है या रिग्रेट कर सकती है, मना कर सकती है, या उसमें कुछ ऐड कर सकती है, संशोधित कर सकती है। परंतु जहाँ विवाद
वाले मामलों को रेल मंत्रालय के अलावा अन्य मंत्रालय के अधीन श्रमिकों को प्रदान उन मंत्रालय से प्रवेश किया जाएगा। यानी कि जो मामले रेलवे के अलावा जिन मंत्रालयों के हैं तो ऑब्वियसली उन मामलों के में उन मंत्रालयों से तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। और डिस्कस क्या करेंगे कि क्या उन्हें रेलवे ट्रिब्यूनल को भेजे जा रहे विवादों की आपत्ति है, या क्या वे चाहेंगे विवाद को एक तदर्थ आयोग के पास भेजा जाए जिससे उनका प्रतिनिधि भी शामिल होगा। जिन मामलों में समझौता हुआ है या जिसमें सरकार अंत न्यायाधिकरण के निर्णय को स्वीकार करती है, फेडरेशन के लिए फिर से वही मुद्दे उठाने के लिए 2 साल की अवधि तक खुला नहीं होगा। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि अगर एडॉक ट्रिब्यूनल के पास मामला गया है और वहाँ मामला को सरकार ने उसके जो निर्णय को स्वीकार किया है, तो उस इश्यू को फेडरेशन वापस कितने टाइम तक नहीं उठा सकती है, तो इसके लिए यहाँ 2 साल लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई मामला सरकार के जिसमें सरकार ने ट्रिब्यूनल के फैसले को खारिज कर दिया है, संशोधित किया है, मॉडिफाई किया है, ऐसे मामले को यूनियन 1 साल के बाद दोबारा उठा सकती है। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि एडॉक ट्रिब्यूनल का मामला जो भी पास गया हुआ है, उस मामले को पहला क्वेश्चन तो बनता है कि अगर एक सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है वैसे के वैसे जो निर्णय दिया सेम की टाइम, तो कितने टाइम के बाद यूनियन उसको दोबारा रोकती है, तो उसमें 2 साल है। लेकिन अगर सरकार ने रिजेक्ट कर दिया उस फैसले को या इसमें कुछ मॉडिफाई किया है, तो उसको यूनियन 1 साल के बाद दोबारा उसको उठा सकती है। इस पे 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं ऑब्जेक्टिव। ये आपका पीएनएम हो गया है। पीएनएम से पहले मैं थोड़ा जेसीएम कर दूं, इससे मिलता-जुलता फिर हम पढ़ेंगे इसमें। पीएनएम और जेसीएम में अंतर सिर्फ इतना है कि पीएनएम में छोटे स्तर के मामले होते हैं, जो भी लोकल लेवल के, जो आपके डिवीजन लेवल पे, वर्कशॉप लेवल के या हेडक्वार्टर लेवल पे मामले होते हैं। जेसीएम जो होता है वो रेलवे से सीमित नहीं है, उसमें सभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके यूनियन के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे में एनएफआईआर है, एआरएफ है, या दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो है उसके लोग, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी यूनियंस हैं वो जेसीएम में अटेंड करते हैं। ये बड़े लेवल का बोलते हैं इसको, ये यूनियन है। और इसके अंदर छोटी नहीं, बड़े-बड़े इश्यूज जैसे होते हैं, जैसे आपके पे कमीशन है, जो मैं बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी। पे कमीशन, पे एंड अलाउंसेस, आवर्स ऑफ वर्क, लीव, मतलब जो बेसिक फंडामेंटल जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स हैं या इस तरह के रूल में अगर परिवर्तन करने की बात कही है, तो वो मामले जो होते हैं वो जेसीएम में ही सॉर्ट आउट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। तो मैं रीडिंग मारता हूँ। जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी केम into being during October 1968. The machinery provided for setting up the National Council at Center and Departmental Council in every department for settlement of dispute between the central government and its employment. संयुक्त परामर्श मशीनरी जो है 1968 के दौरान अस्तित्व में आई। मशीनरी द्वारा केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को निपटने के लिए केंद्र में एक राष्ट्रीय परिषद और प्रत्येक विभाग के लिए एक डिपार्टमेंटल काउंसिल की स्थापना की। मतलब इसमें 2 स्तर है आपके, तो मैं देख लूं सर। तो इसमें 3 जगह है, एक तो नेशनल काउंसिल है, डिपार्टमेंट काउंसिल है, फिर एक रीजनल काउंसिल है। 3 स्तर पे काम करता है ये। तो इसके अंदर जो है वेतन भत्ते, काम के घंटे, छुट्टी पर असहमति मामले, विवाद को कंपल्सरी एडमिशन को भेजा जाता है तथा मध्यस्थता बोर्ड के मध्यस्थता के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के। तो पीएनएम में जो मामले सॉर्ट आउट नहीं किए थे वहां पे वो एक एडॉक ट्रिब्यूनल को भेजते थे। यहाँ पे जब जेसीएम में जो मामले सॉर्ट आउट नहीं हुए वहां मध्यस्थता बोर्ड को भेजे जाते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो उसकी चेयरमैन होता है, वो उसकी अध्यक्षता करता है। इसके जेसीएम का क्या उद्देश्य है? आम कर्मचारियों के मामले और दक्षता में वृद्धि के उद्देश्य से सरकार और कर्मचारियों के बीच में सुसंगत संबंध बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने संयुक्त परामर्श मशीनरी के रूप में जाने वाली मशीनरी की स्थापना की, with a view to have harmonious relation between government and its employees in matter of common concern, and with the object of further increasing the efficiency. The government of India has establishment a machinery known as the जॉइंट कंसल्टेशन मशीन। तो सरकार और कर्मचारियों के बीच में सुसंगत संबंध बनाना है और दक्षता में वृद्धि करना है। तो मेन रीजन इसका जो उद्देश्य भी है। जेसीएम में सेवा की शर्तों, कर्मचारी कल्याण, कार्यकुशलता, कार्य के मानक में सुधारों के उपयोग से संबंधित मामलों में चर्चा कर सकता है। जेसीएम में कोई भी व्यक्तिगत मामले में चर्चा नहीं की जाएगी। मैंने जैसे बताया, इसमें बड़े लेवल के मामले जैसे सेवा की शर्तें हैं, स्टाफ वेलफेयर है,
एफिशिएंसी है, स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, इस तरह के मामले में कहते हैं। ये 3 स्तर पे काम होता है। जेसीएम जो है नेशनल काउंसिल होता है, डिपार्टमेंटल काउंसिल होता है, रीजनल काउंसिल होता है। नेशनल काउंसिल जो होता है will deal with the matters affecting the all central government employee of the different departments such as pay and allowances, minimum wages, weekly hours. नेशनल काउंसिल होता है वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई का, जैसे पे कमीशन अभी आया था, पे कमीशन जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सब पे लागू होता है। पे फिक्सेशन है, अलाउंसेस हैं, ये सब चीजें हैं कि जैसे आपको डीए बढ़ा देना है, नहीं देना है, कितना देना है, क्या होना चाहिए। तो इस तरह के जो मामले होते हैं जो जिससे सभी केंद्र सरकारी कर्मचारी प्रभावित होते हैं, उन मुद्दों को नेशनल काउंसिल में लिया जाता है। इसके चेयरमैन जो होते हैं नेशनल काउंसिल के, वो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के अप टू 25 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के 25 मेंबर होते हैं। और स्टाफ साइड के जो होते हैं 60 मेंबर होते हैं इसमें। सेक्रेटरी ईच साइड विल अपॉइंट इज ऑन सेक्रेटरी। नेशनल काउंसिल जो हो गया, ये आपका जो हो गया नेशनल काउंसिल हो गया। और इसकी जो मीटिंग बताई है, तो इसमें एजेंडा होगा वो 1 महीने पहले एडवांस में सर्कुलेट किया जाएगा। एनी मैटर डिस्पोज ऑफ कैन नॉट बी प्लेस ऑन एजेंडा ड्यूरिंग नेक्स्ट मंथ। एक बार मामला डिस्पोज हो गया तो अगले 12 महीने में दोबारा इसमें नहीं रख सकता है। If there is no agreement between the two, then the matter is referred to the Board of Administration, whose decision would be final and binding on both parties. Only Parliament can change it, or otherwise it cannot be touched and remain in operation for a period of 3 years. जैसा कि मैंने बताया, यदि दोनों पक्षों के बीच अगर समझौता तो नहीं होता है, तो मामला जो आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता बोर्ड के पास जाता है। और मध्यस्थता बोर्ड की का जो निर्णय होता है वो दोनों पक्षों को ही मानना मानना ही पड़ता है। इसमें वो बाध्यकारी होता है। केवल संसद ही इसे बदल सकती है, अन्यथा इसको कोई टच नहीं करता है। और अगले 3 साल तक वो जो निर्णय है, वो डिसीजन होता है आर्बिट्रेशन का, वो मान्य होता है। तो जैसा कि मैंने बताया है, पीएनएम जैसे में अगर डिफरेंस की जब बात आती है, पीएनएम में जो एड ऑफ ट्रिब्यूनल को जो होता है उसको सरकार चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा, सिर्फ संसद ही इसको बदल सकती है। अथवा दोनों पक्षों को मान्य होगा और एक बार डिसीजन हो गया तो 3 साल तक वो मान्य रहेगा। इट मस्ट मीट वंस इन 6 मंथ। 6 महीने में एक मीटिंग होती है नेशनल काउंसिल की। इसके बाद डिपार्टमेंटल काउंसिल है। प्रत्येक राजस्व मंत्रालय में विभागीय परिषद होती है। यह सभी रेल कर्मचारी को प्रभावित करने वाले मामले संबंधित है। इसका अध्यक्ष रेलवे बोर्ड होता है। तो रेलवे बोर्ड में जो काउंसिल होती है जैसे में, वो डिपार्टमेंटल काउंसिल होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के 10 सदस्य होते हैं रेलवे बोर्ड में। और स्टाफ साइड के 60 होते हैं, एयरएफ और एनएफआईआर के टोटल मेंबर्स होते हैं। सब्जेक्ट एजेंडा मस्ट बी सर्कुलेट 1 मंथ इन एडवांस। में भी वही लिखा हुआ है कि जो एजेंडा है वो 1 महीने पहले आपको देना है। मीटिंग 4 महीने की होती है। नेशनल काउंसिल की जो मीटिंग होती है वो 6 महीने में एक बार होती है। और डिपार्टमेंटल काउंसिल की 4 महीने में एक बार होती है। रीजनल काउंसिल जो होते हैं वो यह किसी विशेष प्रांत में रहने वाले कर्मचारियों की सामान्य समस्याओं से संबंधित मामले का निपटारा करती है। ये छोटे लेवल पे जो होते हैं प्रांत होते हैं, वहाँ रीजनल काउंसिल होती है, क्षेत्रीय परिषद होती है। और अध्यक्ष वहाँ के चेयरमैन, वहाँ जो प्रांत में जो सीनियर स्केल ऑफिसर जो भी वहाँ वरिष्ठ अधिकारी होंगे, जो भी सीनियर सबसे होंगे, वो उनके अध्यक्ष हो जाएंगे। और दोनों पक्ष के प्रतिनिधि अपना नामांकन करते हैं। तो ये आपका जो है जेसीएम पीएनएम हो गया है। अब आपका आखिरी जो सब्जेक्ट मैं लेना चाहूंगा वो है आपका प्रेम। प्रेम का फुल फॉर्म है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट। क्या है इसका ऑब्जेक्ट, उद्देश्य जो है, रेलवे के संगठन की दक्षता व्यवहार्यता में सुधार करने के साथ इसका मुख्य उद्देश्य प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी को बेहतर और व्यवस्थित भागीदारी करना। प्रबंधन में कर्मचारी की बेहतर और व्यवस्थित भागीदारी करना। रेलवे की छवि का सेवा संगठन के रूप में विकसित करना। रेलवे संगठन में परिचालन और आराखड़ा देने पर विचारों के आदान प्रदान से मुक्त प्रवाह को साबित करने के लिए और निवेश के कार्यों का मूल्यांकन करना, जैसे विशेष आवास से कल्याण गतिविधियों के लिए। ये कुछ इसके वो है उद्देश्य। तो इम्प्रूव दी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन द रनिंग एंड शेपिंग ऑफ रेलवे ऑर्गेनाइजेशन। रेलवे ऑर्गेनाइजेशन में अपने आइडियाज को एक्सचेंज करना है, रनिंग और शेपिंग के बारे में आइडियाज दे सकते हैं इसके अंदर। संगठन के समग्र उत्पादन से जुड़े होने तक स्टाफ मामले, इसमें स्टाफ मामलों पर जो है चर्चा नहीं होगी।
इसमें भी लेवल 3 लेवल है। रेली बोर्ड लेवल पे होता है प्रेम, जोनल लेवल पे होता है, डिवीजन लेवल पे होता है। रेली बोर्ड लेवल पे चेयरमैन जो होंगे, इसमें चेयरमैन रेली बोर्ड होते हैं, कन्वेनर सेक्रेटरी रेली बोर्ड होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में मेंबर्स होते हैं, इसमें एडवाइजर होते हैं, ईडी सारे होते हैं। स्टाफ साइड से 4 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनएफआई और एआरएफ के 4 जो भी एनएफआई के 4 और एआरएफ के 4 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। 4 प्रतिनिधि होते हैं ऑफिसर्स, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स, और 4 प्रतिनिधि होते हैं प्रोमोटिव ऑफिसर्स एसोसिएशन के 4 प्रतिनिधि होते हैं इसमें। उसके बाद जोनल रेलवे में जीएम जो होते हैं उसके चेयरमैन होते हैं, डिप्टी जीएम उसके संयोजक होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से एजीएम और सारे पीएचडी इसके अंदर होते हैं। स्टाफ साइड से यूनियन के, दोनों यूनियन के 4 प्रतिनिधि, ऑफिसर्स एसोसिएशन के 4 और प्रोमोटिव ऑफिसर एसोसिएशन के 4 प्रतिनिधि इसमें होते हैं। डिवीजन लेवल पे डीआरएम के चेयरमैन होते हैं, डीपीओ सीनियर डीपीओ जो कन्वेयर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से एडीआरएम और सारे ब्रांच ऑफिसर होते हैं इसके अंदर। और स्टाफ साइड से दोनों यूनियन के 4 प्रतिनिधि होते हैं। ऑफिसर्स रेलवे ऑफिसर एसोसिएशन के 4 होते हैं और प्रोमोटिव ऑफिसर्स के 4 प्रतिनिधि होते हैं। मीटिंग इनकी होती है 3 महीने में, तीनों लेवल में मीटिंग जो होती है 3-3 महीने होती है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि एक तो किस लेवल में चेयरमैन कौन होगा इसका, डिवीजन लेवल में प्रेम का चेयरमैन कौन होगा, या हेडक्वार्टर लेवल चेयरमैन कौन होगा, या बोर्ड लेवल पे चेयरमैन कौन होगा, या सेक्रेटरी कौन होगा, कन्वेनर कौन होगा, ये क्वेश्चन हो सकता है। या मेंबर्स, यूनियन के मेंबर्स कितने होंगे, किसमें होंगे। तो आपके अगर बोर्ड लेवल की हम बात करें तो बोर्ड में 4-4 रिप्रेजेंटेटिव, सभी के 4-4 हैं तीनों लेवल में। बोर्ड में भी 4 हैं, जोनल में भी 4 हैं, और डिवीजन में भी 4-4 रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव बात करता है तो 4-4 हैं, ऑफिसर्स या प्रोमोटिव ऑफिसर्स है तो भी 4-4 रहते हैं। मीटिंग जो होती है 3 महीने में एक बार होगी, तीनों लेवल में। हर 3 महीने में प्रेम की एक मीटिंग होती है। ये हमारा आज का लगभग लगभग खत्म हो गया है।